U21 हिंदी अध्याय 201 ताओ साधना उद्योग 5 अद्यतन _1 मास्टर चेन और आर्टिफिस रिफाइनर्स का एक समूह एक साथ इकट्ठा हुए आर्टिफिस मैनुअल को पलटते हुए रिफाइनिंग फर्नेस को परिष्कृत करने के तरीके पर चर्चा कर रहे थे। शोधन भट्ठी एक प्रथम श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृति है और चूंकि यह एक बड़ी वस्तु है, इसलिए इसने इन कलाकृति शोधकों के लिए एक चुनौती और अवसर दोनों प्रस्तुत किया। मूलतः मुक्त साधक होने के नाते ये शिल्पकला शोधक, जो वर्ष दर वर्ष शोधन करते रहे थे, ने पर्याप्त अनुभव अर्जित कर लिया था। फिर भी प्रथम श्रेणी शोधन भट्ठी के अभाव के कारण वे प्रथम श्रेणी की आध्यात्मिक शिल्पकलाओं का निर्माण करने में असमर्थ थे। परिणामस्वरूप वे प्रथम श्रेणी के कलाकृति शोधक भी नहीं बन सके। यदि वे इस प्रथम श्रेणी के शोधन भट्ठी को परिष्कृत कर सकें और फिर अधिक अभ्यास करने का अवसर ले सकें, तो शायद उनकी कलाकृति शोधन तकनीक वास्तव में एक सफलता बन सकती है, जिससे वे प्रथम श्रेणी के कलाकृति शोधक बन सकेंगे। इनमें से कुछ कलाकृतियों को परिष्कृत करने वालों के बाल सफेद हो चुके थे, उनका एक पैर कब्र में था और वे जीवन भर आध्यात्मिक कलाकृतियों को परिष्कृत करते रहे थे, मूलतः अपने भाग्य को स्वीकार कर चुके थे। अब अचानक उन्हें ऐसा अवसर मिला जिससे वे संभवतः प्रथम श्रेणी के आर्टिफैक्ट रिफाइनर के पद तक पहुंच सकते थे। ये पुराने आर्टिफैक्ट रिफाइनर पहले से कहीं अधिक उत्साहित थे, उनकी आंखों में एक लचीली चमक थी। जीवन में जो आकांक्षाएं लगभग समाप्त हो गई थीं, वे सब अब दूर हो गई थीं। मोह हुआ भी वहां था, जो उत्साह में शामिल होने के लिए अपना छोटा सा सिर आगे बढ़ा रहा था। आर्टिफैक्ट रिफाइनर्स इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाए, कौन सी तकनीक अपनाई जाए, धातु को कैसे ठंडा किया जाए, उसे कैसे गढ़ा जाए तथा उसे कैसे आकार दिया जाए। यद्यपि वह इसे समझ नहीं सका, फिर भी उसके मन में एक मोटा मोटा विचार था। यदि भविष्य में उसे इसका सामना करना पड़े तो वह पूरी तरह से भ्रमित और अनजान नहीं रहेगा यदि कोई उसे धोखा देने की कोशिश करे। आर्टिफैक्ट रिफाइनर्स ने 2 दिनों तक गहन विचार विमर्श किया और फिर एक बुनियादी फोजिंग योजना तैयार की। उनमें से अधिकांश प्रथम श्रेणी के आर्टिफैक्ट रिफाइनर नहीं थे और तुरंत प्रथम श्रेणी के रिफाइनिंग फर्नेस का निर्माण शुरू करना अभी भी बहुत मजबूरी थी। इसलिए पहला कदम कुछ साधारण प्रथम श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृतियों को परिष्कृत करना था। प्रथम श्रेणी के आध्यात्मिक कलाकृतियों की गढ़ाई प्रक्रिया से परिचित होने के बाद वे बेहतर शोधन कौशल वाले कुछ कलाकृति शोधकों का चयन करेंगे, ताकि प्रथम श्रेणी के शोधन भट्ठी को औपचारिक रूप से परिष्कृत करने का प्रयास किया जा सके। मोह हुआ ने विशिष्ट शोधन प्रक्रिया का अवलोकन करने में ज्यादा समय नहीं लगाया। आखिरकार इस जीवनकाल में वह शायद कभी भी व्यक्तिगत रूप से कलाकृतियों को परिष्कृत नहीं कर पाएंगे। कुछ सैद्धांतिक ज्ञान जानना और कुछ परिष्कृत तकनीकों की सामान्य धारणा प्राप्त करना ही पर्याप्त था, इसके लिए बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा कलाकृतियों के शोधन में अधिकांश समय एक बड़े हथौड़े को बार बार घुमाने, धातु को ठंडा करने, पुनः हथौड़े को घुमाने, पुनः ठंडा करने तथा पुनः हथौड़े को घुमाने में व्यतीत होता था। यदि वह हथौड़ा चला रहा होता तो शायद ठीक होता, लेकिन बगल से देखने पर यह थोड़ा नीरस हो जाता और कुछ देर बाद लगातार हथौड़ा चलाने से कानों में दर्द होने लगता। मोह हुआ का प्रत्येक दिन का अधिकांश समय फॉर्मेशन विधियों का अध्ययन करने में व्यतीत होता था। उसे अभी भी एक अलग प्रभाव सीखना था। केवल ड्राइंग फॉर्मेशन से थक जाने पर ही वह मास्टर चेन और उनकी प्रगति की जांच करने के लिए रिफाइनरी शॉप का दौरा करते थे। आधा महीना बीत जाने के बाद मास्टर चेन ने सभी आर्टिफैक्ट रिफाइनर्स की ताकत को इकट्ठा करके अंततः एक प्रथम श्रेणी की रिफाइनिंग फर्नेस को परिष्कृत करने में कामयाबी हासिल की। शोधन पूरा होने के बाद मास्टर चेन ने दाजू से मोह हुआ को बुलाने के लिए कहा। देखो कि क्या तुम संरचना बना सकते हो, मास्टर चेन ने मोह हुआ से कुछ आशा भरी नजरों से कहा। इसके बाद मोह हुआ ने रिफाइनिंग फर्नेस की जांच की। रिफाइनिंग फर्नेस का आकार काफी छोटा था, सामग्री भी अच्छी नहीं थी, चमक भी फीकी थी तथा फर्नेस की दीवारों पर ड्राइंग फॉर्मेशन के लिए उपयुक्त स्थान कम थे तथा फॉर्मेशन विधियों के लिए अन्य कोई स्थान आरक्षित नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि इस शोधन भट्ठी को शुरू से ही एक छोटे पैमाने की कलाकृति भट्ठी के रूप में डिजाइन किया गया था, जो केवल कुछ छोटे संरचनाओं को खींचने में सक्षम थी और इसमें यौगिक संरचना जैसे जटिल संरचनाओं के लिए स्थान आरक्षित नहीं था। ऐसा लग रहा था कि यदि वह प्रथम श्रेणी की पिघलने वाली आग और नियंत्रित करने वाली स्पिरिट यौगिक संरचना बनाना भी चाहे तो भी हर शोधन भट्ठी पर्याप्त नहीं होगी। मोह हुआ को थोड़ी निराशा हुई। रिफाइनिंग फर्नेस को फॉर्मेशन मीडिया के रूप में देखा जा सकता है, जिसका उपयोग फॉर्मेशन को ले जाने के लिए किया जाता है।
एक संरचना के लिए उपयुक्त संरचना मीडिया की आवश्यकता होती है और मीडिया को भी इसी प्रकार उपयुक्त संरचना की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में, जटिल और गहन संरचनाओं को बनाने के लिए एक उत्कृष्ट और उच्च गुणवत्ता वाली आध्यात्मिक कलाकृति भी बनानी चाहिए, ताकि दोनों एक दूसरे से मेल खा सकें और एक दूसरे के पूरक बन सकें। वर्तमान शोधन भट्ठी स्पष्टतः प्रथम श्रेणी के पिघलने वाले अग्नि यौगिक निर्माण के लिए माध्यम के रूप में काम करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। मो हुआ ने फिर अफसोस के साथ कहा, मैं केवल प्रथम श्रेणी की पिघलने वाली आग संरचना ही बना सकता हूं, मिश्रित संरचना बनाना संभव नहीं है। ये सुनकर आर्टिफैक्ट रिफाइनर्स के समूह को भी कुछ निराशा हुई। मास्टर चेन ने एक आह भरी, लेकिन एक और विचार आने पर वह अचानक ठिठक गए। उसे पछताने की क्या बात थी? यह एक असली प्रथम श्रेणी की शोधन भट्टी थी, जिसमें एक सच्चे प्रथम श्रेणी के निर्माण का संयोजन था। उसने ऐसी भट्टी का सपना देखा था। मास्टर चेन ने आंगन के केंद्र में बड़ी शोधन भट्टी पर नजर डाली और यह कहते हुए खुद को रोक नहीं सके कि विशाल समुद्र को फिर से पानी में नहीं बदला जा सकता। मो हुआ नामक बच्चे ने उनकी उम्मीदें बढ़ा दी थीं। एक बार जब शोधन भट्टी पूरी हो गई, तो मो हुआ उस पर संरचनाओं को चित्रित करने में सक्षम हो जाएगा। ये केवल एक प्रथम श्रेणी का मेल्टिंग फायर फॉर्मेशन था, जो ज्यादा प्रयास वाला नहीं था। मो हुआ ने चित्र बहुत जल्दी पूरा कर लिया। इसके बाद मास्टर चेन और अन्य सभी ने 2 और प्रथम श्रेणी की शोधन भट्टियां तैयार की। पहला समय जन्म है, दूसरा परिचय। पहली भट्टी के अनुभव के साथ बाद की 2 भट्टियों के लिए प्रयुक्त सामग्री और शिल्प कौशल दोनों बेहतर थे। लेकिन चाहे वे कितने भी अच्छे बने हों, वे अभी भी केवल प्रथम श्रेणी की पिघलती आग की संरचना ही बना सकते थे। इसका निर्धारण शोधन भट्टी के आकार और संरचना से किया गया। 3 शोधन भट्टियों के पूरा हो जाने के बाद एल्डर यू ने मास्टर चेन और अन्य लोगों को और शिल्पकला की अनुमति नहीं दी, क्योंकि अब कोई बढ़िया लोहा या सामग्री नहीं बची थी। उसे आध्यात्मिक कलाकृतियां बनाने के लिए कुछ बचाना था, अन्यथा बिना सामग्री के भट्टी का होना चावल के बिना बर्तन के होने के समान था। ये भुखमरी का कारण बन जाता। इसके बाद मो हुआ ने प्रथम श्रेणी के मेल्टिंग फायर फॉर्मेशन के 2 और सेट चित्रित किए। एक बार जब सब कुछ तैयार हो गया, तो रिफाइनरी की दुकान में 4 आर्टिफैक्ट भट्टियां उपलब्ध हो गईं, 3 साधारण प्रथम श्रेणी की मेल्टिंग फायर रिफाइनिंग भट्टियां और एक बड़ी रिफाइनिंग भट्टी जिसमें एक ड्रोन प्रथम श्रेणी की मेल्टिंग फायर और कंट्रोलिंग स्पिरिट कंपाउंड फॉर्मेशन थी। एल्डर यू ने राहत की लंबी सांस ली। पूर्वी हवा को छोड़कर सब कुछ अपनी जगह पर था। उन्होंने 100 या 200 वर्षों तक कड़ी मेहनत की थी, लेकिन तोंगशियान शहर के निचले हिस्से में रहने वाले उन छुट्टा साधकों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करने में असफल रहे थे। लेकिन अब थोड़े ही समय में उन्होंने एक बड़ा कदम आगे बढ़ा लिया था। अब देखना यह है कि वे कितनी दूर तक जा सकते हैं। रिफाइनरी शॉप का निर्माण किया गया, रिफाइनिंग भट्टियां पूरी कर ली गईं तथा आर्टिफैक्ट रिफाइनर भी इकट्ठे कर लिए गए। एल्डर यू ने बड़े सौभाग्य से ऑपरेशन को आधिकारिक रूप से शुरू करने के लिए एक शुभ दिन चुना। रिफाइनरी शॉप का नाम सरल और सीधा था। शहर के दक्षिण में स्थित इसे दक्षिणी शहर रिफाइनरी शॉप कहा जाता था। तोंगशियान शहर में अमीर लोग उत्तर में रहते थे, जबकि गरीब लोग दक्षिण में रहते थे। इसलिए इसे दक्षिणी शहर नाम देने का अर्थ था कि यह रिफाइनरी की दुकान सिर्फ एक व्यक्ति की दुकान नहीं थी, बल्कि सभी मॉन्स्टर हंटर्स की दुकान थी और दक्षिणी शहर के सभी ढीले किसानों की दुकान थी। रिफाइनरी की दुकान खुलने पर सभी मॉन्स्टर हंटर्स, साथ ही वे ढीले किसान जिन्होंने निर्माण में मदद की थी, मांस खाने, शराब पीने और रात भर जश्न मनाने के लिए एकत्र हुए। एल्डर यू और मास्टर चेन की समग्र योजना के कारण रिफाइनरी की दुकान में कलाकृतियों को परिष्कृत करने वालों ने जल्द ही व्यवस्थित और अनुशासित तरीके से आध्यात्मिक कलाकृतियों को तैयार करना शुरू कर दिया। प्रारंभिक आध्यात्मिक कलाकृतियां 3 प्रकार की थीं: रतन कवच, पीयू ब्लेड्स और क्लियर हॉट हेयरपिन। रतन कवच और पू ब्लेड मॉन्स्टर हंटर्स द्वारा उपयोग की जाने वाली सामान्य आध्यात्मिक कलाकृतियां थीं। क्लियर हॉट हेयरपिन एक बहुमुखी आध्यात्मिक कलाकृति थी जो साधना के दौरान ध्यान केंद्रित करने, बुरी आत्माओं को दूर भगाने और एक सहायक उपकरण के रूप में भी उपयोगी थी। ये किसी विशेष कार्य में उत्कृष्ट नहीं थी, लेकिन व्यापक रूप से उपयोगी थी। रिफाइनरी की दुकान का संचालन शुरू होने के बाद महुआ उसे देखने गया। विशाल रिफाइनरी की दुकान असंख्य कलाकृति रिफाइनर और रिफाइनरी प्रशिक्षु, कलाकृतियों के लिए वर्गीकृत सामग्री, कलाकृति शिल्प की अनूठी तकनीक, सुव्यवस्थित फोर्जिंग प्रक्रिया और कलाकृतियों की भट्टियों से निकलती लपटें और उत्कृष्ट रूप से तैयार की गई समान आकार की मानकीकृत आध्यात्मिक कलाकृतियां भट्टियों में तपने, कलाकृतियों को परिष्कृत करने वालों द्वारा गढ़ने,
तथा पानी या राख में डुबोकर ठंडा करने और आकार देने के बाद पंक्तियों में पंक्तिबद्ध की गई हैं। इन सब बातों से मोहुआ को बहुत धक्का लगा। पहली बार मोहुआ को ताओ खेती उद्योग की स्पष्ट समझ थी। आर्टिफैक्ट रिफाइनरी शॉप की शुरुआत तो ठीक ठाक हुई, लेकिन जल्द ही इसमें समस्याएं आने लगीं क्योंकि मोहुआ ने एल्डर यू को फिर से किसी को कोसते हुए सुना। मोहुआ संरचना का निरीक्षण करने के लिए आर्टिफैक्ट रिफाइनरी शॉप में गया और फिर उसने एल्डर यू को यू चेंगई के साथ बातचीत करते देखा। जब वे बातचीत कर रहे थे, एल्डर यू ने कियान हॉर्न को जोर जोर से कोसना शुरू कर दिया। उन्होंने अन्य बातों के अलावा खून चूसने वाला गोल कृमि, स्नैपर का कवच पहने बूढ़ा कछुआ और धूर्त जानवर जैसे शब्दों का प्रयोग किया। वह अपने अपमान में काफी रचनात्मक थे। जब एल्डर यू अपनी गालियां दे रहे थे तो उन्होंने देखा कि मोहुआ पास में ही चुपचाप कुछ सुन रहा था, कुछ लिख रहा था और पूरी तरह से आनंदित दिख रहा था। वह खुद से बुदबुदाते हुए बोला, वास्तव में कोई इस तरह से गाली दे सकता है, मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा, वगैरह। एल्डर यू ने ध्यान आकर्षित करने के लिए खासा अपनी बड़बड़ाहट रोकी, फिर मोहुआ से कहा, तुमने कुछ नहीं सुना? हम मोहुआ ने सिर हिलाया, मैंने कुछ नहीं सुना। एल्डर यू की आंखों से गुस्सा कम हो गया और उन्होंने स्थिर होकर बैठने के लिए एक कुर्सी ढूंढ ली। मोहुआ ने एक कप चाय डाली, आगे बढ़ा और एल्डर यू को देते हुए पूछा, क्या कियान परिवार फिर से परेशानी पैदा कर रहा है? एल्डर यू को मोहुआ के साथ बातचीत करने की आदत हो गई थी और अब वह मोहुआ के आसपास कुछ भी कहने से परहेज नहीं करते थे, सिवाय गाली देने के। एल्डर यू ने मोहुआ द्वारा डाली गई चाय का एक घूंट लिया, राहत की सांस ली और सिर हिलाया। हमारी आध्यात्मिक कलाकृतियां नहीं बिक रही हैं। कोई भी उन्हें नहीं चाहता। निश्चित रूप से ऐसे साधक हैं जो इन्हें चाहते हैं, क्योंकि रतन कवच, पीयू ब्लेड और अन्य आध्यात्मिक कलाकृतियों की हमेशा आवश्यकता होती है। लेकिन मैंने कई व्यापारियों और अन्य अमर शहरों के कुछ राक्षस शिकारियों से संपर्क किया और उन सभी को कीमतें बहुत अधिक लगीं। मोहुआ थोड़ा हैरान था, क्या हमारी कीमतें काफी सस्ती नहीं है? क्योंकि आर्टिफैक्ट रिफाइनरी शॉप बहुत बड़ी है और उत्पादन बहुत अधिक है, इसलिए उनकी आध्यात्मिक आर्टिफैक्ट की कीमत बाजार मूल्य से 1 या 2 टूटे हुए स्पिरिट स्टोन कम है। ये कियान परिवार है, उनकी कीमतें बहुत कम हैं। कियान परिवार कीमत कम कर रहा है। हाँ, एल्डर यू इस बात पर फिर से क्रोधित हो गए। कियान परिवार की रिफाइनरी शॉप साधकों के साथ बोझा ढोने वाले जानवरों जैसा व्यवहार करती है, उनसे बहुत ज्यादा काम लेती है और हमारे खुलने की उम्मीद में आध्यात्मिक कलाकृतियों का ढेर जमा कर रखा है। वे कम दामों पर बेच रहे हैं, इस तरकीब से हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वह कछुआ स्नैपर का बेटा कियान होंग। एल्डर यू ने शाप देना बीच में ही रोक दिया और मोहुआ की ओर देखा और चुपचाप अपने शेष अपमान को निगल लिया। मोहुआ ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके पास भी कोई अच्छा उपाय नहीं है। ऊपर देखकर उसने देखा कि एल्डर यू गुस्से में तो हैं, लेकिन ज्यादा चिंतित नहीं है। उसने पूछा, बड़े, क्या आपके पास कोई योजना है? एल्डर यू ने भौहें उठाई, आप बता सकते हैं। मोहुआ ने उत्तर दिया, यदि आपके पास कोई योजना नहीं होती तो आप अंदर से चिंतित होते और आपके श्राप अब की तुलना में कहीं अधिक कुरूप होते। पहले की तुलना में एल्डर यू के श्राप को अब अपेक्षाकृत हल्का माना जा सकता है। एल्डर यू थोड़ा शर्मिंदा दिखे। उन्होंने सोचा कि बेहतर होगा कि वे भविष्य में कम गाली दें या कम से कम मोहुआ के सामने गाली देने से बचें। मोहुआ अभी भी युवा था और उसे गालियों से भरा पेट नहीं सीखना चाहिए था। एल्डर यू ने अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए खांसते हुए कहा, वास्तव में एक योजना है। मोहुआ ने एल्डर यू के लिए एक और कप चाय डाली, मुझे इसके बारे में बताओ। मोहुआ ने गहरी दिलचस्पी से देखा। एल्डर यू ने एक पल के लिए सोचा, यह मानते हुए कि यह कुछ ऐसा था जिसे वह सिखा सकते थे, और फिर धैर्यपूर्वक समझाया, मैंने उन व्यापारियों से कहा कि कियान परिवार उन्हें जो भी कीमत देगा, हम उससे टूटे हुए आत्मा पत्थर के 5 हिस्से सस्ते होंगे। 5 भाग हुआ। एल्डर यू की शैली के अनुरूप कीमत को थोड़ा थोड़ा करके कम करना मितव्ययिता का एक सच्चा उदाहरण है। मोहुआ ने मन ही मन सोचा, 50% के लिए यह बुरा नहीं है। एल्डर यू ने बड़बड़ाते हुए कहा, इतनी सारी आध्यात्मिक कलाकृतियों के साथ छोटी छोटी मात्राएं भी बहुत बड़ी हो सकती हैं। 50% आत्मिक पत्थर कोई छोटी संख्या नहीं है। उसके बाद क्या होगा? मोहुआ ने पूछा। जब तक हम उन्हें बेच सकते हैं और आत्मा पत्थर एकत्र कर सकते हैं, उसके बाद कियान परिवार हमारे साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होगा, एल्डर यू ने आत्मविश्वास से कहा। कियान परिवार हमसे प्रतिस्पर्धा क्यों नहीं कर सकता? मोहुआ कुछ उलझन में था।
एल्डर यू ने मोहुआ की ओर देखा, आह भरी और असहाय होकर कहा, आपके द्वारा अंकित संरचनाओं के कारण मुझे कियान परिवार की कलाकृतियों की भट्टियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकती क्योंकि वे बहुत गोपनीयता बरतते हैं, लेकिन मैं उन आध्यात्मिक कलाकृतियों को देख सकता हूं जिन्हें वे परिष्कृत करते हैं। कियान परिवार की आध्यात्मिक कलाकृतियों की गुणवत्ता काफी अच्छी है, लेकिन फिर भी वे हमारी तुलना में थोड़ी खराब हैं। मास्टर चेन और उनके साथी शोधकों की उत्कृष्ट कारीगरी के अलावा एक और कारण है, ये निश्चित है कि उनकी शोधन भट्टियां हमारी जितनी अच्छी नहीं है। उनकी कलाकृतियां बनाने वाली भट्टियां प्रथम श्रेणी की हैं और हमारी भी। अगर कोई अंतर है तो वह अंदर अंकित संरचनाओं में है। एल्डर यू ने चाय की एक चुस्की ली और आगे कहा, मुझे लगता है कि उनकी शोधन भट्टियों में भी शायद प्रथम श्रेणी की पिघलने वाली अग्नि संरचना अंकित होगी। वे भट्टियां हमारी छोटी भट्टियों से ज्यादा अलग नहीं हैं, लेकिन हमारी बड़ी शोधन भट्टियों की तुलना में वे बहुत ही घटिया हैं। मोहुआ को अचानक समझ आ गया। विशाल शोधन भट्टी पर प्रथम श्रेणी की मेल्टिंग फायर और कंट्रोलिंग स्पिरिट कंपाउंड संरचना अंकित थी, जो औसत प्रथम श्रेणी संरचना से अधिक मजबूत थी। क्या कियान परिवार को बड़ी शोधन भट्टी के बारे में पता चलेगा? मोहुआ ने पूछा। शोधन भट्टी का मामला गोपनीय है। मैं कियान परिवार के बारे में नहीं जान सकता और स्वाभाविक रूप से हम भी कियान परिवार को अपने बारे में नहीं बताएंगे, एल्डर यू ने उत्तर दिया। लेकिन देर सवेर कियान परिवार को पता चल ही जाएगा, है ना? जब तक वे अभी नहीं जानते तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। क्या इसमें कोई चाल है? एल्डर यू ने धैर्यपूर्वक समझाया, कीमतों में कटौती घाटे का सौदा है, यह ज्यादा समय तक नहीं चल सकता। कियान परिवार कीमतों में कटौती इसलिए कर रहा है क्योंकि वे अपनी अच्छी भट्टियों और अपनी रिफाइनरी से होने वाले उच्च उत्पादन पर निर्भर हैं और एक निर्णायक प्रहार करने की सोच रहे हैं। शुरुआत में हमें कुचलने के लिए उन्हें कुछ पैसे गंवाने पड़ सकते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि हमारी भट्टियां बेहतर हैं और हमारा उत्पादन ज्यादा है। समय के साथ जैसे जैसे हम चीजों को बदलते हैं और अधिक से अधिक आध्यात्मिक कलाकृतियों को परिष्कृत करते हैं, अगर वे कमतर आंकना जारी रखते हैं तो यह अपने ही शरीर को काटने के बराबर है, जो घाटे का सौदा है। एल्डर यू के चेहरे पर एक सुखद मुस्कान थी। तो जब तक हम शुरू से ही डटे रहेंगे, हमें कियान परिवार से डरने की जरूरत नहीं होगी, है ना? मोहुआ ने पूछा। बिल्कुल, एल्डर यू ने विजयी भाव से कहा, तब तक हमारी रिफाइनरी की दुकानें उनकी तुलना में बड़ी हो जाएंगी, हमारी भट्टियां बेहतर होंगी, हमारे आर्टिफैक्ट रिफाइनर ज्यादा संख्या में होंगे और हम जिन आध्यात्मिक कलाकृतियों को परिष्कृत करेंगे वे ज्यादा और बेहतर गुणवत्ता की होंगी। कियान परिवार अब कोई खतरा नहीं रहेगा। मोहुआ ने सिर हिलाया, उसे कुछ कुछ समझ तो आया, लेकिन उसे लगा कि अभी भी कुछ खामियां हैं। अगर चीजें वाकई इस तरह से आगे बढ़ती भी हैं, तो इसका मतलब सिर्फ आपसी प्रतिस्पर्धा होगी, जिसमें उसके पक्ष को कुछ फायदा होगा। यह एल्डर यू के विजयी रवैये को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं था। एल्डर यू को संदेह से देखते हुए मोहुआ ने पूछा, एल्डर, क्या आपके पास अन्य तरीके हैं? एल्डर यू रुके, मोहुआ की ओर देखा और असहाय होकर बोले, तुम एक छोटी लोमड़ी की तरह कैसे हो? मोहुआ की आंखें चमक उठी, वह एल्डर यू के आगे बोलने का इंतजार कर रही थी। एक और कदम है जो उनके पैरों के नीचे से गलीचा खींचना है। उनके पैरों के नीचे से गलीचा खींच रहे हैं। एल्डर यू ने कहा, कियान परिवार की रिफाइनरी में उत्पादन की होड़ लगी हुई है और नीचे के रिफाइनर दिन रात काम कर रहे होंगे। उनके अपने आर्टिफैक्ट रिफाइनर तो ठीक हैं, लेकिन जो रिफाइनर काम पर रखे गए हैं उनके मन में जरूर कोई ना कोई शिकायत होगी। ये सब बस गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं, भला कौन गुलामों की तरह काम करना चाहेगा? मैंने किसी को गुप्त रूप से उनसे संपर्क करने के लिए कहा है। अगर हम उन्हें और ज्यादा स्पिरिट स्टोन दें तो उन्हें दिन रात शोधन नहीं करना पड़ेगा। कुछ ही दिनों में ये कलाकृतियां शोधक हमारे लिए काम करने आएंगे। मैंने सभी राक्षस शिकारियों को भी सूचित कर दिया है। राक्षस शिकार से प्राप्त कोई भी सामग्री कियान परिवार को नहीं बेची जानी चाहिए। हम उन्हें खुद खरीद लेंगे। जहां तक उन बाजार कस्बों की बात है जो खुलेआम खेती करने वालों द्वारा चलाए जाते हैं, मैंने उन्हें भी बता दिया है कि वे अभी कियान परिवार के साथ व्यापार न करें। अगर कियान परिवार उन्हें परेशान करता है तो वे मेरे पास आएं, मैं उसे संभाल लूंगा। एल्डर यू की आंखों में उपहास का भाव दिखाई दिया। भविष्य में यदि कियान परिवार कलाकृतियों को परिष्कृत करना चाहता है, लेकिन उसके पास सामग्री की कमी है और कलाकृतियों को परिष्कृत करने वाले भी कम हैं, तो इसे आप उनके पैरों के नीचे से गलीचा खींचना कहेंगे।
सतह पर हम कियान परिवार के खिलाफ कीमतों में कटौती करते हैं, जबकि पर्दे के पीछे हम उनके रिफाइनरों को लूटते हैं और उनकी सामग्री की आपूर्ति में कटौती करते हैं। मो हुआ ने कहा, बड़े यू, आप बहुत चालाक हैं। एल्डर यू आधे समय तक संतुष्टि से हंसते रहे, फिर वास्तविकता में वापस आए और मो हुआ को घूर कर देखा। इसे जोखिम भरा कैसे कहा जा सकता है? ये तो 3 बिलों वाले खरगोश जितना चालाक होना है। तुम्हें इससे सीख लेनी चाहिए, हर चीज में हमेशा सोच समझकर काम करना चाहिए। मो हुआ ने तुरंत सिर हिलाया, मैं निश्चित रूप से और अधिक सीखूंगा। हर चीज में अधिक विचारशील होना हमेशा अच्छी बात है, अन्यथा आपको भविष्य में नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन चीजें इतनी आसानी से नहीं हो सकती, है ना? मो हुआ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, एल्डर यू ने कहा, योजनाएं तो बस योजनाएं होती हैं, वास्तविक परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं और आपको उसके अनुसार ढलना पड़ता है। ये सबक मैंने पिछले कई सालों में कियान परिवार के साथ अक्सर असमंजस में रहते हुए सीखे हैं। मो हुआ ने पूछा, क्या ऐसी योजनाओं से आपको अभी भी नुकसान होता है? एल्डर यू ने आह भरी, अगर आपके हाथ में पत्ते ही नहीं हैं, तो चतुराई से योजना बनाने का क्या फायदा? ये तो बिना चावल के खाना बनाने जैसा है। वहां बहुत अधिक आत्मिक पत्थर नहीं थे और वह एकमात्र आधार निर्माण साधक था। कियान परिवार के साथ मुकाबला कर पाना ही उसके लिए बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन अब हालात अलग थे। एल्डर यू ने मोहुआ की ओर देखा। अब उनके पास मोहुआ था, जो संरचना आरेख चित्रित कर सकता था। उसके हाथ में अधिकार थे और वह स्वाभाविक रूप से अब किसी को भी कियान परिवार के हाथों नुकसान नहीं उठाने देगा। यह विचार आते ही एल्डर यू मोहुआ के कंधे पर थपथपाने से खुद को रोक नहीं पाए और भावुक होकर बोले, हम आपके बहुत आभारी हैं। मोहुआ को नहीं पता था कि एल्डर यू अचानक उसकी प्रशंसा क्यों कर रहे थे, लेकिन फिर भी वह खुशी से मुस्कुराया। जैसा कि एल्डर यू ने कहा था, चीजें सामने आईं, योजना केवल योजना थी और इसमें अनिवार्य रूप से बदलाव होंगे। चीजें एल्डर यू की योजना के अनुसार चली, लेकिन फिर भी कुछ मामूली मतभेद थे। कुछ कलाकृति शोधक कियान परिवार को छोड़कर एल्डर यू से जुड़ गए, जबकि अन्य को कियान परिवार ने उच्चतर प्रस्तावों के साथ बनाए रखा। राक्षस शिकारियों की अधिकांश सामग्रियां वास्तव में कियान परिवार को नहीं बेची जाती थीं, लेकिन कुछ बाजार कस्बों ने गुप्त रूप से उनके साथ व्यापार करना जारी रखा। हालांकि चीजें पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, लेकिन उन्होंने वास्तव में कियान परिवार को बहुत परेशानी में डाल दिया। कियान होंग हर दिन इन तुच्छ मामलों में व्यस्त रहता था और जब तक उसे एहसास होता कि कुछ गड़बड़ है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे कम बोली लगा रहे थे और यू चांगलिन भी उनके विपरीत कम बोली लगा रहा था। वे अब तक कीमतों में कटौती कर रहे थे और पहले से बनी अधिकांश आध्यात्मिक कलाकृतियां समाप्त हो चुकी थीं, लेकिन यू चांगलिन अभी भी उनके साथ मूल्य निर्धारण युद्ध में था। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि यू चांगलिन के पास अभी भी कुछ आध्यात्मिक कलाकृतियां मौजूद थीं। ऐसा क्यों था? मॉन्स्टर हंटर की रिफाइनरी की दुकान हाल ही में खुली थी। ये कैसे संभव हो सका कि उसने इतनी सारी आध्यात्मिक कलाकृतियां उत्पादित की? कियान होंग हैरान था। उन्होंने गुप्त रूप से जांच करने के लिए कियान परिवार से साधकों को भेजा, लेकिन एल्डर यू ने शोधन भट्टी का रहस्य बहुत अच्छी तरह से छिपा कर रखा, इसलिए उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। और जब उन्होंने विपक्ष द्वारा निर्मित आध्यात्मिक कलाकृतियों को देखा, तो उनके मन में एक बेतुका विचार आया। क्या ऐसा हो सकता है कि इन राक्षस शिकारियों की शोधन भट्टियां कियान परिवार की भट्टियों से कमतर नहीं थीं? या शायद क्या वे कियान परिवार से भी बेहतर थे? कियान होंग मास्टर कियान से पूछने गए और आध्यात्मिक कलाकृतियों की जांच करने और लंबे समय तक गंभीर दिखने के बाद मास्टर कियान ने आखिरकार आह भरी और कहा, केवल प्रथम श्रेणी के पिघलने वाली अग्नि संरचना वाली एक शोधन भट्टी ही ऐसी गुणवत्ता वाली आध्यात्मिक कलाकृतियां उत्पन्न कर सकती है। कियान होंग की पलकें फड़क उठी। क्या इसका मतलब मॉन्स्टर हंटर्स के बीच फॉर्मेशन मास्टर है? मास्टर कियान ने आह भरी और धीरे से कहा, यह एक वास्तविक प्रथम श्रेणी का फॉर्मेशन मास्टर है। कियान होंग के दिल में ठंडक महसूस हुई और फिर उसने ध्यान भटकते हुए कहा, यू चांगलिन को प्रथम श्रेणी के फॉर्मेशन मास्टर को नियुक्त करने के लिए कितना भुगतान करना पड़ा? मास्टर कियान ने भी अपना सिर हिलाया। वह भी इसे समझ नहीं पाया। प्रथम श्रेणी का फॉर्मेशन मास्टर होना एक सम्मानित पद था, जिसे उनके कियान कबीले में भी सर्वोच्च सम्मान से प्राप्त किया जाता था। तो ऐसा व्यक्ति उन मॉन्स्टर हंटर्स की मदद क्यों करेगा? और इसमें उसका क्या फायदा हो सकता था? मास्टर कियान ने भौहें चढ़ाईं और कहा, अगला कदम, हमें इस फॉर्मेशन मास्टर का पता लगाना होगा और उसकी पहचान सुनिश्चित करनी होगी, अन्यथा अंधेरे में हमें और अधिक नुकसान उठाना पड़ेगा।
कियान होन की निगाहें सख्त हो गईं, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। मास्टर कियान ने कियान होन की ओर देखा और याद दिलाया, ये पता लगाना पर्याप्त है कि वह कौन है, लेकिन ये सुनिश्चित करना है कि उसे नाराज न किया जाए। कियान होंग ने भौहें चढ़ाईं, उसने बार बार हमारे कियान कबीले का उल्लंघन किया है, क्या हमें अब भी उसके प्रति विनम्र रहने की जरूरत है? ये फॉर्मेशन मास्टर असाधारण है। अगर वह हमारे कियान कबीले की मदद करने को तैयार हो जाए, तो हम पंखों वाले बाघ जितने शक्तिशाली हो जाएंगे। एक ही कदम में आसमान छूना और दूसरे दर्जे के परिवार में शामिल होना बस आसपास ही होगा। मुझे डर है कि वह शायद तैयार न हो, तो फिर हमें इस बीच उसे नाराज नहीं करना चाहिए। बेहतर होगा कि हम उसे मना लें या कम से कम उसे तटस्थ रहने दें। उसका किसी भी पक्ष में न होना दूसरी सबसे बुरी स्थिति है, और सबसे बुरी स्थिति तो एक ऐसा संघर्ष है जिसका कोई समाधान नहीं हो सकता, मास्टर कियान ने कहा। कियान होंग हैरान था, क्या ये फॉर्मेशन मास्टर वास्तव में इतना महत्वपूर्ण है? मास्टर कियान ने कहा, ये फॉर्मेशन मास्टर प्रथम श्रेणी के पृथ्वी अग्नि फॉर्मेशन, प्रथम श्रेणी के पृथ्वी पत्थर फॉर्मेशन और प्रथम श्रेणी के पिघलने वाले अग्नि फॉर्मेशन का उपयोग करने में सक्षम माना जाता है। भले ही वह इन 3 प्रथम श्रेणी की गठन विधियों को जानता हो, तो इससे क्या होगा? मास्टर कियान ने आह भरी, 3 प्रथम श्रेणी की निर्माण विधियां होना दुर्लभ है, पर अनसुना भी नहीं। समस्या यह है कि अगर वह इन तीनों से कहीं ज्यादा जानता हो तो क्या होगा? अगर वह कुछ ऐसी निर्माण विधियां जानता हो जिनके बारे में हमने सुना भी नहीं है तो क्या होगा? कियान होन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। बेहतर यही होगा कि जब तक वह अपना रुख स्पष्ट न कर दे, उसे जल्दबाजी में नाराज न किया जाए, मास्टर कियान ने गंभीरता से कहा। फॉर्मेशन विधियों का मार्ग विशाल और गहन है। कुछ फॉर्मेशन मास्टर्स ऐसी विधियां जानते हैं जो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं, आपकी कल्पना से परे। कियान होन की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं, जिससे एक सतर्क सम्मान का भाव प्रकट हुआ। इस बीच वही फॉर्मेशन मास्टर जिससे कियान होन को डर था, एक दीवार के ऊपर बैठा था, बेपरवाही से मुर्गे की टांग को कुतर रहा था और अपने पैरों को हिला रहा था। मास्टर बान के साथ सहजता से बातचीत कर रहा था। रिफाइनरी शॉप का निर्माण हो चुका था और वह चालू थी, जबकि एल्केमिस्ट बिजनेस का निर्माण अभी भी जारी था। एल्डर यू द्वारा स्पिरिट स्टोन्स की पहली किस्त मास्टर बैन को पहले ही दे दी गई थी। हाथ में स्पिरिट स्टोन्स के साथ मास्टर बान को आराम महसूस हुआ और उन्होंने और भी अधिक जोश के साथ काम किया। अल्केमिस्ट के व्यवसाय का समग्र लेआउट रिफाइनरी शॉप के अनुरूप ही था, जिसकी शुरुआत बुनियादी इमारतों के निर्माण से हुई। इसके बाद मोहुआ संरचना को रंगते और फिर कारीगर उसे अंतिम रूप देते। बुनियादी इमारतें अभी तक पूरी भी नहीं हुई थीं, लेकिन मोहुआ लेआउट की पुष्टि करने और संरचना आरेखों का निरीक्षण करने के लिए आया था। लेकिन चूंकि रिफाइनरी शॉप के निर्माण के दौरान लेआउट का एक बार सर्वेक्षण किया जा चुका था और दोनों संरचनात्मक रूप से समान थे, इसलिए अल्केमिस्ट के बिजनेस फॉर्मेशन डायग्राम का निरीक्षण करने में ज्यादा समय नहीं लगा। कुछ बार देखने के बाद मोहुआ को स्पष्ट समझ आ गई। कोई जरूरी काम न होने पर वह दीवार पर चढ़ गया, अपना चिकन लेग खाने लगा और मास्टर बान के साथ बातचीत करने लगा। मास्टर बान को मोहुआ का आभारी महसूस हुआ। फॉर्मेशन पेंटिंग पर मोहुआ के त्वरित कार्य ने रिफाइनरी शॉप को कमोबेश निर्धारित समय पर पूरा करने में सक्षम बनाया और उन्हें काम पूरा होने पर ही स्पिरिट स्टोन का भुगतान प्राप्त हो सका। इसके अलावा इतनी कम उम्र में भी मोहुआ को फॉर्मेशन विधियों की गहरी समझ थी, जो मास्टर बान के जीवन में दुर्लभ बात थी। वह छोटी मो के साथ बातें करके खुश था। मो जो भी पूछती वह जवाब देता। वास्तुकला से लेकर ताओ साधक के जीवन काल तक, परिवार के सदस्यों से लेकर साधकों के रीति रिवाजों तक। और कहाँ अच्छा खाना, मजेदार जगहें, अजीब रीति रिवाज, बुरे लोग और उनके द्वारा किए गए बुरे कर्म, शायद ही कोई ऐसी चीज हो जिसके बारे में उन्होंने बात न की हो। मोहुआ की जिज्ञासा संतुष्ट हो गई और उसका क्षितिज विस्तृत हो गया। हर साधक का जीवन एक पेंटिंग स्क्रॉल की तरह था। भले ही वह साधारण हो, उसमें हमेशा कुछ ऐसे रंग होते थे जो दूसरों ने नहीं देखे थे। ये कहानियां मो को शायद कभी पता नहीं चलती अगर वह उनसे बातचीत न करता। क्या भविष्य में किसी दिन वह 9 राज्यों की यात्रा कर सकेगा, अधिक लोगों से मिल सकेगा, अधिक कहानियां सुन सकेगा तथा अधिक साधारण रंगों से भरे साधारण स्क्रॉल देख सकेगा? मो ने इसके बारे में सपना देखा। एल्डर यू को कियान परिवार के मामलों की चिंता है और मास्टर चेन को रिफाइनरी शॉप की, इसलिए मोहुआ को केवल ड्राइंग फॉर्मेशन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अल्केमिस्ट के व्यवसाय का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और मोहुआ के फॉर्मेशन के चित्र भी तेजी से पूरे हो रहे हैं।
चूंकि यह वही वास्तुकला संरचना मानचित्र है, मोहुआ को इसे फिर से बनाना होगा। मोहुआ ने आधे महीने से अधिक समय बिताया और कीमियागर के व्यवसाय के लिए वास्तुशिल्प संरचना भी समाप्त हो गई। मास्टर बान खुशी से फूले नहीं समा रहे थे और अपने कारीगरों और श्रमिकों को काम समाप्त करने के लिए प्रेरित करते हुए एक बेसुरा गीत गुनगुना रहे थे। मोहुआ ने बूढ़े मिस्टर फैंग को भी देखने के लिए आमंत्रित करने की योजना बनाई है। आखिरकार इसका उद्देश्य यह है कि बूढ़े श्री फैंग अंततः अल्केमिस्ट के व्यवसाय का प्रबंधन अपने हाथ में ले ले। जब मोहुआ बूढ़े मिस्टर फैंग को खोजने गया तो वह सज्जन अभी भी खुबानी वन हॉल की अध्यक्षता कर रहे थे, ढीले कल्टीवेटर्स का इलाज कर रहे थे और दवाइयां बांट रहे थे और कभी कभी कीमिया के लिए भट्टी भी जला रहे थे। बूढ़े मिस्टर फैंग, जो आमतौर पर मरीजों का इलाज करते हैं और जान बचाते हैं, उपचार लिखते हैं और कीमिया का संचालन करते हैं, अपना अधिकांश समय एप्रिकॉट फॉरेस्ट हॉल में बिताते हैं। घर पर मिलने के अलावा वह बहुत कम ही बाहर जाते हैं। मोहुआ ने बूढ़े मिस्टर फैंग से एल्केमिस्ट के व्यवसाय से संबंधित मामलों के बारे में बात की। इतनी जल्दी? बूढ़े मिस्टर फैंग को कुछ आश्चर्य हुआ। उन्होंने शुरू में सोचा था कि एल्केमिस्ट बिजनेस जैसी बड़ी परियोजना को अपने प्रारंभिक स्तर तक पहुंचने में कम से कम 3 या 4 महीने लगेंगे और पूरी तरह से पूरा होने में आधे साल से कम समय नहीं लगेगा। इसके अलावा अल्केमिस्ट का व्यवसाय रिफाइनरी शॉप का निर्माण पूरा करने के बाद दूसरा चरण था। लेकिन दूसरी बार सोचने पर जितनी जल्दी हो सके उतना ही बेहतर है। वह ये भी देखना चाहता था कि कीमियागर का व्यवसाय कैसा होगा। एक क्षण मेरा इंतजार करो, बूढ़े श्री फैंग ने मोहुआ से कहा। कुछ रोगियों के साथ काम समाप्त किया, कुछ शिष्यों को हॉल की देखभाल करने का निर्देश दिया और एक संक्षिप्त तैयारी के बाद वह मोहुआ के साथ कीमियागर के व्यवसाय में चले गए। रिफाइनरी की दुकान को देखते ही बूढ़े मिस्टर फैंग की नजरें तेज हो गईं। उन्होंने अंदर और बाहर से पूरी तरह से देखा और आश्चर्य व्यक्त किया। क्या आपने ये संरचना बनाई है? मोहुआ ने सिर हिलाया। हाँ, ये तुमने स्वयं किया, मोहुआ ने पुष्टि करते हुए कहा। मैंने ये सब स्वयं किया। बूढ़े मिस्टर फैंग मुस्कुराए। बुरा नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं कि दूसरे लोग आपको जूनियर फॉर्मेशन मास्टर कहते हैं। मोहुआ को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और वह शर्माकर हंस पड़ी। अल्केमिस्ट के व्यवसाय का लेआउट रिफाइनरी शॉप जैसा ही है, जो विशाल और व्यवस्थित है। स्वाभाविक रूप से अल्केमिस्ट का व्यवसाय भी वैसा ही है। बूढ़े श्री फैंग बहुत प्रसन्न हुए। इतने बड़े कीमियागर के व्यवसाय के पूरा होने का मतलब था कि कई गोलियों को परिष्कृत किया जा सकता था। तब मुक्त साधकों के पास सभी के लिए गोलियां उपलब्ध हो जाएंगी, चाहे वे घायल हो या बीमार। हाथ में गोलियां होने से तत्काल जरूरतें पूरी हो सकेंगी। यदि गोलियां अधिक सस्ती हो जाएं, तो कई मुक्त कृषक भी आपात स्थिति के लिए कुछ गोलियां अपने पास रख सकेंगे, जो खतरे के समय सहायता प्रदान करेगी। ये वास्तव में तोंगशियान शहर में ढीले किसानों के लाभ के लिए एक महान कार्य था। बूढ़े मिस्टर फैंग ने अपनी लंबी सफेद दाढ़ी को सहलाते हुए संतुष्टि से सिर हिलाया। जाने से पहले बूढ़े श्री फैंग रिफाइनिंग फर्नेस को देखने गए। इस निरीक्षण पर बूढ़े श्री फैंग दंग रह गए। वह बड़ी रिफाइनिंग भट्टी के चारों ओर घूमता रहा, भौहें सिकोड़कर जांच करता रहा और फिर अविश्वास के भाव के साथ मोहुआ से पूछा, एक प्रथम श्रेणी का यौगिक निर्माण? दादाजी फैंग, आपकी नजर वाकई तेज है, आपने एक नजर में ही पहचान लिया, मोहुआ ने आश्चर्य से कहा। सामान्यतः साधक प्रथम श्रेणी संरचना की पहचान भी नहीं कर पाते। वृद्ध श्री फैंग दूर से ही शोधन भट्टी को देखकर इसे प्रथम श्रेणी के यौगिक संरचना के रूप में पहचानने में सक्षम थे, जो उनकी विवेकशीलता का प्रभावशाली स्तर दर्शाता था। आखिरकार ओल्ड मिस्टर फैंग एक फॉर्मेशन मास्टर नहीं थे। क्या तुमने भी ये बनाया है? बूढ़े मिस्टर फैंग थोड़ा हिचकिचाए, फिर पूछा। मोहुआ ने सिर हिलाया। हाँ। बूढ़े श्री फैंग के पास कहने को शब्द नहीं थे। उन्होंने कभी भी फॉर्मेशन कला में मोहुआ के स्तर को कम नहीं आंका था और हमेशा फॉर्मेशन में मोहुआ की प्राकृतिक प्रतिभा को बहुत ऊंचा माना था, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि यह इतना अपमानजनक नहीं होना चाहिए, या शायद नहीं होना चाहिए। वास्तव में ये प्रथम श्रेणी का संयुक्त गठन है। बैकवोट। उन्होंने अपने जीवन काल में ऐसे कई प्रथम श्रेणी के फॉर्मेशन मास्टर्स नहीं देखे थे जो प्रथम श्रेणी का कंपाउंड फॉर्मेशन बना सके। बूढ़े मिस्टर फैंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, इससे पहले कि उन्होंने भट्टी में शुद्ध आग को देखा। आग जैसा लाल रंग, इतना चमकीला कि वह लगभग ठोस लग रहा था, और एक पल में उसने बूढ़े मिस्टर फैंग के दिल और आत्मा पर मजबूती से कब्जा कर लिया। बूढ़े श्री फैंग का दिल धड़कने से खुद को रोक नहीं सका। यह आग, वह बुदबुदाया।
मो हुआ ने बताया। एल्डर यू ने कहा कि यह क्यूई शोधन क्षेत्र में इस्तेमाल की जाने वाली आग से भी अधिक शक्तिशाली है। बूढ़े मिस्टर फैंग को ये कैसे पता नहीं चला, क्योंकि वह बहुत देर तक वहीं खड़े होकर आग को घूरते रहे। बीमारियों को ठीक करने और लोगों को बचाने के लिए कीमिया दांव पर शोध करने के अलावा और अपनी कोई खास इच्छा न होने के कारण बूढ़े मिस्टर फैंग आखिरकार खुद को रोक नहीं पाए। भट्टी की ओर इशारा करते हुए उन्होंने मो हुआ से कहा, क्या आप मेरे लिए भी एक बना सकते हैं? मो हुआ भी बूढ़े मिस्टर फैंग के लिए एक बड़ी प्रथम श्रेणी की कीमिया भट्टी बनाना चाहता था, लेकिन ऐसी कीमिया भट्टी बनाना आसान नहीं था। एक नियमित प्रथम श्रेणी की कलाकृति भट्टी एक प्रथम श्रेणी के पिघलने वाले अग्नि यौगिक संरचना के लिए संरचना माध्यम के रूप में काम नहीं कर सकती है, ठीक उसी प्रकार जैसे एक नियमित प्रथम श्रेणी की कीमिया भट्टी एक प्रथम श्रेणी के पिघलने वाले अग्नि यौगिक संरचना के दीर्घकालिक संचालन को बनाए नहीं रख सकती है। इसके अलावा कीमिया भट्टी में प्रयुक्त संरचनाएं कलाकृति भट्टी की तुलना में अधिक जटिल होनी चाहिए। शिल्प भट्टियों को केवल अग्नि आपूर्ति पर विचार करना था, जबकि अन्य निर्माण प्रभाव पूरक थे। हालांकि कीमिया भट्टियों को न केवल अग्नि आपूर्ति पर बल्कि जड़ी बूटियों के लकड़ी के गुणों और आध्यात्मिक ऊर्जा के सामंजस्य पर भी विचार करना था। इसलिए कीमिया भट्टी में प्रयुक्त यौगिक संरचना अधिक चुनौतीपूर्ण होगी। इसका यह भी अर्थ था कि यौगिक संरचना के लिए माध्यम के रूप में काम करने वाली कीमिया भट्टी उच्च गुणवत्ता वाली होनी चाहिए, जिसमें श्रेष्ठ फोजिंग तकनीक हो, तथा इसका आकार छोटा नहीं होना चाहिए। मो हुआ ने एल्डर यू से पूछा कि क्या कोई उपयुक्त कीमिया भट्टी उपलब्ध है। एल्डर यू को यह थोड़ा कठिन लगा, क्योंकि बड़ी कलाकृति भट्टी शुरुआत में एक भाग्यशाली सौदा थी जो उन्हें संयोग से मिली थी, लेकिन एक बड़ी प्रथम श्रेणी की कीमिया भट्टी को ढूंढना इतना आसान नहीं था। मो हुआ के पास बूढ़े मिस्टर फैंग को सच्चाई बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह संरचना के साथ समस्या को हल कर सकता था, लेकिन कीमिया भट्टी के लिए वह मदद करने में असमर्थ था। बूढ़े श्री फैंग ने एक पल सोचा और फिर पूछा, क्या आप इसे स्वयं परिष्कृत कर सकते हैं? ये संभव है, बेशक, लेकिन क्या आपके पास कोई आर्टिफिस मैनुअल है? मो हुआ ने पूछा। कुछ देर विचार करने के बाद बूढ़े श्री फैंग ने उत्तर दिया, हाँ, मैं जानता हूं। क्या सच में तुम्हारे पास एक है? मो हुआ हैरान रह गया। बूढ़े मिस्टर फैंग घर में गए, कोने में भंडारण संदूक खोला और नीचे से एक मोम के रंग का गाय के चमड़े का टुकड़ा निकाला, जिस पर एक बड़ी कीमिया भट्टी बनाने की विधि दर्ज थी। मैनुअल पर एक नजर डालने के बाद मो हुआ ने आश्चर्य से कहा, दादाजी फैंग, आपको ये कहाँ से मिला? विशाल कीमिया भट्टी का डिजाइन अत्यंत मानक था और यह अत्यंत जटिल संरचनाओं के साथ संगत था। यह मिश्रित संरचनाओं के साथ अच्छी तरह मेल खाता था और एक नज़र में ही पता चल जाता था कि यह कोई साधारण विरासत नहीं थी। बूढ़े मिस्टर फैंग ने आह भरी और कहा, यह मेरे संप्रदाय से मुझे विरासत में मिला है। मेरे गुरु के निधन से पहले उन्होंने ये सब मुझे सौंप दिया था। मुझे इसका कोई उपयोग नहीं हुआ और यह 70-80 सालों से इस संदूक के नीचे पड़ा है। अगर आपने इसका जिक्र न किया होता तो मैं इसे भूल ही जाता। मुझे लगता है कि यह मेरे ताबूत में चला गया होता। क्या आपको लगता है कि इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? बूढ़े मिस्टर फैंग ने फिर पूछा। मो हुआ ने इसे फिर से ध्यान से देखा और कहा, फॉर्मेशन वाला हिस्सा कोई समस्या नहीं है, लेकिन मुझे क्राफ्टिंग वाला हिस्सा समझ नहीं आ रहा है। मुझे इसके बारे में मास्टर चेन और अन्य लोगों से पूछना होगा। बूढ़े मिस्टर फैंग ने सिर हिलाकर कहा, तो इसे ले लो और जाकर पूछो। मो हुआ ने कीमिया भट्टी का निर्माण आरेख मास्टर चेन के पास ले गया। एक नज़र देखने के बाद मास्टर चेन की आंखें चमक उठी। बहुत बढ़िया चित्र, सचमुच अद्भुत। क्या ये बनाया जा सकता है? मो हुआ ने पूछा। मास्टर चेन ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, इसे परिष्कृत करना मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। मुझे अन्य कारीगरों के साथ इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। और एल्डर यू के साथ भी यही समस्या है, मास्टर चेन ने आगे कहा। इस कीमिया भट्टी को बनाने के लिए हमें ढेर सारे उत्तम लोहे और कुछ विशेष अयस्कों की जरूरत होगी, जैसे पिघलने वाला अग्निपत्थर, स्वर्ण पैटर्न अयस्क वगैरह। इन्हें तैयार करने के लिए हमें एल्डर यू की मदद की जरूरत होगी। एल्डर यू ने बिना किसी हिचकिचाहट के स्वाभाविक रूप से सहमति व्यक्त की और जब सब कुछ तैयार हो गया तो मास्टर चेन और अन्य शिल्पकारों ने कीमिया भट्टी को तैयार करने से पहले कई दिनों तक इस पर चर्चा की। ये कीमिया भट्टी सबसे कठिन आध्यात्मिक कलाकृति थी जिसे मास्टर चेन और अन्य लोगों ने कभी भी बनाने का प्रयास किया था। मो हुआ ने शिल्प निर्माण प्रक्रिया का बारीकी से पालन नहीं किया, लेकिन वह जानता था कि वे कई बार असफल हुए थे।
अंत में कुछ खामियों के बावजूद वे कीमिया भट्टी बनाने में कामयाब रहे। कीमिया भट्टी बनाई गई थी, वह काफी बड़ी थी, लेकिन आंगन में रखी विशाल कलाकृति भट्टी से थोड़ी छोटी थी। यह ज्यादा प्राचीन दिखती थी, इसमें बादलों के ज्यादा सुंदर पैटर्न थे और इसकी संरचना थोड़ी ज्यादा जटिल लग रही थी। कीमिया भट्टी के अंदर का गठन आर्टिफैक्ट भट्टी के समान था, फिर भी इसमें अंतर थे। उनमें जो समानता थी वह थी अग्नि आपूर्ति के आधार के रूप में एक पिघलने वाली अग्नि संरचना की आवश्यकता। अंतर यह था कि कलाकृतियों का शोधन ज्वाला की शक्ति पर अधिक निर्भर करता था, जबकि कीमिया में ऊष्मा पर नियंत्रण और आध्यात्मिक ऊर्जा गुणों के सामंजस्य पर जोर दिया जाता था। मोहुआ का इरादा कीमिया भट्टी पर एक प्रकार का यौगिक संरचना तैयार करना था, जिसे प्रथम श्रेणी की लकड़ी जुड़वां खेती यौगिक संरचना कहा जाता है। इस संयुक्त संरचना में दो प्रथम श्रेणी संरचना विधियां भी शामिल थीं, एक प्रथम श्रेणी पिघलने वाली अग्नि संरचना और दूसरी प्रथम श्रेणी कास्ट स्पिरिट संरचना। इसके अलावा स्पिरिट गैदरिंग एरे और कोल्ड एयर संरचना जैसी अन्य कार्यात्मक संरचनाएं भी थीं। इस यौगिक संरचना के निर्माण धुरी का न केवल आत्मा को आरंभ करने और नियंत्रित करने का प्रभाव था, बल्कि गुण सामंजस्य का कार्य भी था। हर पहलू में, चाहे वह दिव्य भावना की ताकत की आवश्यकता हो, फॉर्मेशन पेंटिंग की कठिनाई हो या कीमिया भट्टी के साथ संगतता की जटिलता हो, ये सेटअप पिछले पिघलने वाली आग और नियंत्रण आत्मा यौगिक गठन की तुलना में एक पायदान अधिक था। लेकिन यह अभी भी उस सीमा के भीतर था जिसे मोहुआ नियंत्रित कर सकता था। विशेष रूप से पहले आर्टिफैक्ट फनेस तैयार करने के बाद मोहुआ पहले से ही प्रथम श्रेणी की पिघलने वाली आग और नियंत्रित आत्मा यौगिक संरचना से परिचित था और उसने इसका प्रयोग भी किया था। अब इस प्रकार की अधिक उन्नत यौगिक संरचना सीखना उसके लिए परिचित जमीन पर चलने जैसा था। एकमात्र कठिनाइयां दिव्य इंद्रिय की शक्ति और यौगिक संरचना में दक्षता की थीं। समय के साथ दोनों का समाधान हो सकता है। पहले से ही योजना बनाकर मोहुआ ने जैसे ही आर्टिफैक्ट फनेस पर पिघलने वाली आग यौगिक संरचना का चित्रण पूरा किया, उसने कीमिया भट्टी के लिए यौगिक संरचना का अभ्यास करना शुरू कर दिया। कुछ और दिनों के अभ्यास के बाद मोहुआ ने अंततः प्रथम श्रेणी की जलाव लकड़ी जुड़वां खेती यौगिक संरचना की ड्राइंग तकनीक में महारत हासिल कर ली और ड्राइंग संरचना शुरू कर दी। दक्षिणी शहर में कीमियागर के व्यवसाय के प्रांगण में बड़ी कीमिया भट्टी को टुकड़ों में तोड़ दिया गया और उनकी श्रेणियों के अनुसार जमीन पर समतल कर दिया गया। मोहुआ आंतरिक भट्टी के पास उखड़ू बैठ गया और अपनी भौहें सिकुड़ते हुए फॉर्मेशन बना रहा था। शुरुआत बहुत सहज नहीं थी, फॉर्मेशन पिवट में कई बार त्रुटियां हो गई थीं और मोहुआ केवल धैर्यपूर्वक उसे मिटाकर और रंधकर ही आगे बढ़ सका। बूढ़े मिस्टर फैंग आए और देखा कि मोहुआ बड़ी एकाग्रता से फॉर्मेशन बना रहा था। उन्होंने उसे परेशान नहीं किया बल्कि चुपचाप बगल से देखते रहे। मोहुआ एकाग्र दिखाई दिए, उनकी आंखें बुद्धिमत्ता से चमक रही थीं जब उन्होंने फॉर्मेशन बनाया। उनके ब्रश के नीचे की संरचना जटिल और सुंदर दोनों थी, जो स्पष्ट रूप से संरचना और पैटर्न दिखाती थी। बूढ़े श्री फैंग धीरे धीरे ये सब देखकर मोहित हो गए। उसने मन ही मन आह भरी, चाहे वह इसे कितनी भी बार देखे, ये हमेशा कुछ हद तक अविश्वसनीय ही था। वह बच्चा जो जन्म से ही कमजोर था, जिसकी आंखें बचपन से ही साफ और मासूम मुस्कान वाली थीं। उसने उसे बड़ा होते देखा था और अब सिर्फ 10 साल की उम्र में वह पहली कक्षा की फॉर्मेशन मेथड बना पा रहा था। एक प्रथम श्रेणी गठन विधि। कई पुराने फॉर्मेशन मास्टर, जिनके बाल सफेद हो गए थे, एक भी प्रथम श्रेणी की फॉर्मेशन विधि बनाने के लिए गहन चिंतन और अपने मन और आत्मा को थका देते थे। पूरा करने के बाद वे पीले और पसीने से तरबतर दिखते थे। फिर भी जब मोहुआ ने इन प्रथम श्रेणी के निर्माण विधियों को चित्रित किया, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि वह इसे आसानी से कर रहा था, और यहाँ तक कि अगर वह थक भी जाता था, तो ध्यान में थोड़े समय के विश्राम के बाद वह पूरी शक्ति से वापस आ जाता था। यदि बूढ़े मिस्टर फैंग ने मोहुआ को छोटी उम्र से बड़ा होते नहीं देखा होता, तो उन्हें लगभग संदेह होता कि मुंह पर किसी बूढ़े राक्षस का साया है। चित्र बनाते बनाते थककर मोहुआ ने गहरी सांस छोड़ी, जमीन पर बैठ गया और अपनी दुखती हुई छोटी भुजाओं को रगड़ने लगा। इसके बाद वृद्ध श्री फैंग आगे आए, उन्होंने उनके लिए कई एक्यूपॉइंट्स की मालिश की और मोहुआ के रक्त क्यूई के माध्यम से एक सौम्य आध्यात्मिक शक्ति का संचार किया। इस हल्की हवा में नहाकर मोहुआ को बहुत अधिक आराम महसूस हुआ। धन्यवाद दादाजी फैंग, मोहुआ ने मुस्कुराते हुए अपना आभार व्यक्त करते हुए कहा। मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए, बूढ़े श्री फैंग ने जवाब दिया जैसे ही उन्होंने जमीन से धूल झाड़ी और मोहुआ के पास बैठे और विनम्रता से बोले, तुम्हारे बिना मैं अपने जीवन में कभी भी ऐसी गोली भट्टी का उपयोग नहीं कर पाता।
मैं भविष्य में आपके लिए इससे भी बेहतर बनाऊंगा, मोहुआ ने विश्वास से वादा किया। बूढ़े मिस्टर फैंग धीरे से हंसे, ये काफी अच्छा है। जैसे ही उन्होंने बात की, बूढ़े मिस्टर फैंग ने एक जेड पेंडेंट निकाला और मोहुआ को दे दिया। ये तुम्हारे लिए है। जेड पेंडेंट हल्के सफेद रंग का था, जिसके अंदर हल्के नीले हरे रंग के पैटर्न थे। जेड का विशिष्ट प्रकार अज्ञात था और उसमें कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी। डिजाइन साधारण लग रहा था, नक्काशी साधारण, फिर भी जैसे ही नजर उस पर पड़ी, एक शांतिपूर्ण आभा और मन को शांति का एहसास हुआ। ये किस प्रकार का जेड है? ये पिल जेड है, बूढ़े मिस्टर फैंग ने कहा। पिल जेड। बूढ़े मिस्टर फैंग ने पेंडेंट को पलटा और मोहुआ ने देखा कि वास्तव में लोहे के हुक और चांदी के स्ट्रोक के साथ उत्कीर्ण पिल अक्षर था। कीमियागर आमतौर पर अपने साथ पिल जेड का एक टुकड़ा रखते हैं, जिसे वर्षों से लकड़ी जैसी आध्यात्मिक शक्ति से पोषित किया जाता है। समय के साथ यह जेड एक आध्यात्मिक कलाकृति की तरह बन जाता है, जो उपयोगकर्ता के आभामंडल में शांति और मन में शांति लाता है और भटके हुए विचारों से मुक्त रहता है। ये पिल जेड का टुकड़ा मुझे मेरे गुरु ने कई साल पहले दिया था। इतने सालों तक नाड़ी की जांच, बीमारियों का इलाज और जान बचाने वाली गोलियां बनाते हुए मैं इसे हमेशा अपने साथ रखता रहा हूं। अब जब यह मेरे किसी काम का नहीं रहा, तो मैं इसे तुम्हें देता हूं, बूढ़े श्री फैंग ने कहा। मोहुआ ने अपना सिर हिलाया, मैं इतनी कीमती चीज स्वीकार नहीं कर सकता। फिर भी बूढ़े श्री फैंग ने व्यक्तिगत रूप से मोहुआ के गले में पिल जेड लटका दिया। एक बुजुर्ग से उपहार को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन मोहुआ को कुछ हद तक अयोग्य महसूस हुआ। मैं कोई कीमियागर नहीं हूं, मुझे ये क्यों दिया? बूढ़े श्री फैंग ने कुछ क्षण विचार करने के बाद कहा, एक कीमियागर जीवन बचाता है, लेकिन बहुतों को नहीं बचा सकता। एक फॉर्मेशन मास्टर जीवन नहीं बचाता, लेकिन बहुतों को बचा सकता है। मोहुआ चौंका, फिर सिर हिलाकर बात स्वीकार की, मानो वह समझ गया हो। बूढ़े मिस्टर फैंग ने मोहुआ की ओर आशा भरी नजरों से देखा। एक मान्यता ये भी है कि कीमियागर लोगों को ठीक करके और उनकी जान बचाकर पुण्य अर्जित करता है, और उनके पास जो जेड पिल है, उसमें भी यही पुण्य है। मैं तुम्हें ये जेड पिल इस उम्मीद में दे रहा हूं कि यह तुम्हें किसी भी नुकसान से बचाएगी और तुम्हारे बड़े होने पर तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। मोहुआ आश्चर्यचकित हो गया और चिंतित होकर बोला, लेकिन अगर आप मुझे जेड दे देंगे तो आप क्या करेंगे? बूढ़े मिस्टर फैंग मुस्कुराए, पुण्य की बातें तो बेमानी हैं, बात तो बस मन की शांति पाने की है। इतने सालों से मैं कीमिया और दवा का अभ्यास इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे इन चीजों पर विश्वास है। मोहुआ ने पूछा, लेकिन अगर सद्गुण में विश्वास सच्चा हो तो क्या होगा? बूढ़े मिस्टर फैंग की मुस्कान और भी दयालु हो गई। यदि पुण्य में विश्वास सच्चा है और पिल जेड वास्तव में आपके लिए दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है, तो शायद यह मेरे सभी वर्षों के उपचार और जीवन बचाने की तुलना में पुण्य का एक बड़ा कार्य है। थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए मोहुआ केवल अपनी सच्ची कृतज्ञता व्यक्त कर सका, धन्यवाद दादाजी फैंग। अपने गले में पिल जेड की बर्फीली ठंडक ने मोहुआ को मानसिक शांति और दिल में गर्माहट का एहसास कराया। चाहे ये पिल जेड का प्रभाव था या नहीं, मोहुआ को आकृतियां बनाते समय अपनी मनस्थिति अधिक शांतिपूर्ण लगती थी। उसके ब्रश स्ट्रोक अधिक तरल और आत्मविश्वासपूर्ण होते थे। 2 दिन बाद मोहुआ ने प्रथम श्रेणी की जलाऊ लकड़ी की जुड़वां खेती यौगिक संरचना का चित्रांकन पूरा कर लिया। मोहुआ ने बूढ़े मिस्टर फैंग को भट्टी चालू करने के लिए आने को कहा, और उनके साथ अन्य कीमियागर भी थे। इन कीमियागरों को ओल्ड मिस्टर फैंग द्वारा कीमियागर के व्यवसाय में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, ताकि वे कीमिया दाव का अध्ययन करने और गोलियां बनाने के लिए सहयोग कर सकें। बूढ़े श्री फैंग ने आत्मा पत्थर रखे, आग जलाए और चमकदार लाल लपटें तुरंत प्रज्वलित हो गईं। प्रत्याशा के बावजूद बूढ़े श्री फैंग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए जब उन्होंने वास्तव में ऐसी शुद्ध लपटें देखी। यह एक ऐसी आग थी जो साधारण क्यूई शोधन क्षेत्र की आध्यात्मिक शक्ति से परे थी। ये देखकर अन्य कीमियागर पहले तो स्तब्ध रह गए और फिर उत्साह से भर गए। बूढ़े श्री फैंग ने गोलियों की भट्टी को परिष्कृत करने के लिए गोली भट्टी की लकड़ी की आध्यात्मिक शक्ति के सामंजस्य का उपयोग करने की भी कोशिश की। ये गोलियां सामान्य रक्त क्यूई गोलियां थीं, जो रक्तस्राव को रोक सकती हैं और ऊर्जा बहाल कर सकती हैं। घर पर या यात्रा करते समय साधकों के लिए मुख्य और राक्षसों के शिकार के लिए अपरिहार्य हैं। यद्यपि गोलियां साधारण थीं, लेकिन तैयार उत्पाद की गुणवत्ता असाधारण थी। ज्वाला की शुद्धता ने प्रभावकारिता को 10% से अधिक बढ़ा दिया था। बूढ़े मिस्टर फैंग बहुत संतुष्ट थे और अपने बगल में मोहुआ की ओर देखकर सहमति में सिर हिलाए बिना नहीं रह सके।
कीमिया भट्टी पर गठन पूरा हो गया था और मोहुआ ने अंततः राहत की सांस ली। उसने सभी जरूरी फॉर्मेशन तैयार कर लिए थे। अब से उसे किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। मास्टर चेन रिफाइनरी शॉप के प्रभारी थे, बूढ़े मिस्टर फैंग अल्केमिस्ट के व्यवसाय का प्रबंधन करते थे और काम के अंतिम समापन की देखरेख मास्टर बान करते थे। कुल मिलाकर स्थिति एलडीयू की चिंता का विषय थी। केवल कुछ छोटे स्थानों पर जहां फॉर्मेशन की आवश्यकता हो सकती है, महुआ आसानी से अपने आप को सुधार सकता है। अब उसके लिए केवल अपने हिस्से के स्पिरिट स्टोन्स का इंतजार करना बाकी था। एलडीयू ने कहा कि एक बार जब रिफाइनरी शॉप और अल्केमिस्ट का व्यवसाय लाभ कमाने लगेगा, तो सभी कल्टीवेटर जिन्होंने प्रयास में योगदान दिया था, चाहे वे मॉन्स्टर हंटर्स, आर्टिफैक्ट रिफाइनर, अल्केमिस्ट या यहां तक कि लूज कल्टीवेटर हो, उन्हें काफी स्पिरिट स्टोन मिलेंगे। चूंकि मोहुआ ने सभी निर्माण कार्य अपने ऊपर ले लिए थे, इसलिए एलडीयू ने कहा कि उसे सबसे अधिक आत्मा पत्थर प्राप्त होंगे। जहां तक सही मात्रा का सवाल है, मोहुआ ने पूछने की जहमत नहीं उठाई। उसके पास अभी काफी स्पिरिट स्टोन्स थे, उसे बस फॉर्मेशन पर ध्यान केंद्रित करना था। मोहुआ ने कुछ क्षण विचार किया। इस बार उसने बहुत बड़ी संख्या में फॉर्मेशन तैयार किए थे। रिफाइनरी शॉप और अल्केमिस्ट के व्यवसाय के लिए वास्तुकला संरचना मानचित्रों में व्यापक रेंज शामिल थी, जो मुख्य रूप से पृथ्वी और लकड़ी पर केंद्रित थी, जिसमें सोना, पानी और आग का भी समावेश था, जिसमें विभिन्न 5 तत्व संरचनाओं का अनुप्रयोग शामिल था। मोहुआ ने संरचना मानचित्रों के चित्रण की योजना बनाई और उसका पर्यवेक्षण किया, फिर शुरू से अंत तक उनका पुनरावलोकन किया, जिससे संरचना में उनकी नींव मजबूत हुई। आर्टिफैक्ट फनेस और अल्कमी फनेस पर प्रयुक्त संरचनाएं प्रथम श्रेणी की मिश्रित संरचनाएं थीं, जो बहुत चुनौतीपूर्ण थीं, लेकिन मोहुआ ने बहुत प्रयास और सुधार के बाद उन्हें पूरा करने में सफलता प्राप्त की। उनकी दिव्य अनुभूति कुछ हद तक सुदृढ़ हुई थी, संरचनाओं की उनकी समझ गहरी हुई थी। उन्होंने यौगिक संरचनाओं के सिद्धांतों और अनुप्रयोगों की भी बुनियादी समझ हासिल कर ली थी। यौगिक संरचनाओं में संरचना धुरी की अपनी समझ के कारण अब वह संरचना धुरी संरचना में अपनी निपुणता के आधार पर एक ही बार में साधारण संरचनाएं बना सकता था, जिससे उसकी गति में काफी वृद्धि हुई। हालांकि इसमें थोड़ी अधिक दिव्य संवेदना का प्रयोग हुआ, लेकिन मोहुआ जैसे व्यक्ति के लिए इस स्तर पर दिव्य ज्ञान का उपभोग वास्तव में कोई समस्या नहीं थी। कुल मिलाकर ये दिन थका देने वाले थे, लेकिन साथ ही साथ समृद्धकारी भी थे। मोहुआ को लगा कि उसे बहुत कुछ हासिल हुआ है। उसने जो 1000 से ज्यादा बोतलें जमा कर रखी थीं, राक्षसी रक्त की, वे भी काफी हद तक खत्म हो चुकी थीं। अब आखिरकार वह थोड़ा आराम कर सकता था। मोहुआ ने अपने छोटे से चेहरे को सहलाया। उसे लगा जैसे रोजाना फॉर्मेशंस पर काम करते करते वह कुछ दुबला पतला हो गया है। वापस आकर उसे अपनी माँ से कुछ स्वादिष्ट खाना बनवाने के लिए कहना पड़ेगा। मुझे क्या खाना चाहिए? मोहुआ इस पर विचार करते हुए प्रसन्नतापूर्वक घर की ओर चल पड़ा। कियान परिवार के भव्य हॉल में फर्श पर बिछा हुआ कढ़ाई के आकार का एक गहरा कालीन, शांत परिदृश्यों को दर्शाती एक स्क्रीन, गहरे लाल रंग से रंगी हुई मेजें, शुभ पौराणिक जानवरों से बनी एक धूपदानी और धूप का घूमता हुआ धुआं, सभी से वैभव झलक रहा था। कियान हॉन्ग हॉल के सामने बैठे थे, मास्टर कियान उनके बगल में बैठे थे। वे दोनों धूप की सुगंध के बीच चाय पी रहे थे, लेकिन कुछ देर से फैल रही सुखदायक खुशबू के बावजूद वे दोनों शांत नहीं थे। कियान शुंजी ने कमरे में प्रवेश किया, आदरपूर्वक झुककर प्रणाम किया और बताया, परिवार के मुखिया को रिपोर्ट करते हुए, मॉन्स्टर हंटर्स में किसी और फॉर्मेशन मास्टर का सुराग नहीं मिला है। हमने मॉन्स्टर हंटर्स में सिर्फ एक बच्चे के बारे में सुना है जो फॉर्मेशन में कुशल है, जिसे लोग जूनियर फॉर्मेशन मास्टर कहते हैं। जूनियर फॉर्मेशन मास्टर? मास्टर कियान ने भौहें चढ़ाईं। कितने साल के? ज्यादा उम्र नहीं है, लगभग 10 साल का ही लगता है। उपनाम मो है। जहां तक उसके विशिष्ट नाम, उसके दिखने के तरीके, उसके रहने की जगह का सवाल है, मॉन्स्टर हंटर्स इस बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं और हम पता लगाने में असमर्थ हैं। कियान हॉन की अभिव्यक्ति अप्रसन्न हो गई। कियान शुंजी ने अपना सिर झुका लिया और ज्यादा जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मास्टर कियान ने बोलने से पहले एक क्षण सोचा, ये निश्चित रूप से यह बच्चा नहीं है, लेकिन उससे कुछ संबंध अवश्य है। कियान होंग ने विचार किया और कहा, आपका मतलब है कि जो फॉर्मेशन मास्टर हमारा विरोध कर रहा है, वह इस बच्चे का गुरु हो सकता है, या शायद वे कुछ गुरु प्रशिक्षु संबंध साझा करते हैं। बिल्कुल, मास्टर कियान ने सिर हिलाया। बिना गुरु के फॉर्मेशन में महारत हासिल नहीं की जा सकती।
इतनी कम उम्र में भी फॉर्मेशन में अपनी अलग पहचान बनाने में सक्षम होने के कारण, जूनियर फॉर्मेशन मास्टर कहलाने के कारण, उसके पास जरूर कोई बेहद कुशल सज्जन या कोई वास्तविक गुरु होगा जिसने उसे व्यक्तिगत रूप से सिखाया हो। कियान होंग ने कियान शुनजी को निर्देश दिया, जांच जारी रखो। कियान शुनजी हकलाते हुए बोली, लेकिन हमें अपनी जांच कैसे जारी रखनी चाहिए? बैकवोट। उन्होंने हर संभव जांच की तथा सभी संभव प्रश्न पूछे। इससे पहले उन्होंने कियान परिवार के वंशजों को घुमंतु व्यापारियों के वेश में भेजा था, जो एक व्यस्त भोजनालय में मॉन्स्टर हंटर्स के साथ पेपर बातचीत करते थे और वहां से वे छोटी छोटी जानकारियां एकत्र करते थे। लेकिन 2 दिनों के भीतर ही मॉन्स्टर हंटर्स ने उन्हें ढूंढ निकाला। जब उन्होंने आगे पूछताछ करने की कोशिश की तो जैसे ही फॉर्मेशन मास्टर शब्द का उल्लेख किया गया, राक्षस शिकारी स्पष्ट रूप से अधिक सतर्क हो गए और ढीले कल्टीवेटर्स ने चुप्पी साध ली। यदि वे बहुत अधिक प्रश्न पूछते तो उनका सामना अमित्र राक्षस शिकारियों से होता, जो स्थिति को पलट देते और उनसे पूछताछ शुरू कर देते। यदि उनकी प्रतिक्रियाएं अविश्वसनीय होंगी तो संभवतः उन्हें मार पड़ेगी। कियान होंग ने भौहें चढ़ाईं और कहा, तो हम फॉर्मेशन मास्टर के बारे में नहीं पूछेंगे। हम पूछ सकते हैं कि क्या कोई अपरिचित साधक या अप्रत्याशित विशेषज्ञ आसपास रहा है। गोलमोल जांच से हमें कुछ सुराग मिल सकते हैं। कियान शुनजी को आदेश मिला और वह जाने ही वाला था कि मास्टर कियान ने उसे वापस बुला लिया। एक और बात है, मास्टर कियान ने निर्देश दिया, जूनियर फॉर्मेशन मास्टर, जो भी फॉर्मेशन उन्होंने चित्रित किए हैं उनमें से कुछ प्राप्त करने का कोई तरीका खोजें और मुझे उन्हें करीब से देखने दें। हाँ, कियान शुनजी ने सम्मानपूर्वक कहा। दक्षिणी सिटी रिफाइनरी शॉप पूरी हो चुकी थी और अल्केमिस्ट का व्यवसाय भी पूरा होने वाला था। कियान परिवार ने दबाव दोगुना महसूस किया और आन परिवार भी उतना ही चिंतित था। ओल्ड मास्टर एन दक्षिणी शहर के बाहर एक चायघर के निजी कमरे में गए थे, जहां वह और परिवार के मुखिया एन योंगलू दूरी पर स्थित रिफाइनरी की दुकान का निरीक्षण कर रहे थे। जो कभी खंडहरों से भरा, अस्त व्यस्त और उजाड़ मैदान था, अब वहां एक विशाल रिफाइनरी शॉप खड़ी थी। इसके निकट ही इसी पैमाने का एक कीमियागर का व्यवसाय भी पूरा होने के कगार पर था। बूढ़े मास्टर अन भावुक हो गए, बड़े यू ने वास्तव में इसे बनाया था। एन योंगलू कुछ चिंतित थे, इस तरह से चलते रहने पर मुझे डर है कि हमारी स्थिति पहले से भी कम हो जाएगी। कलाकृतियों के शोधन और कीमियागिरी में मेरा अनुमान है कि अगले 100 सालों तक हमारा आन परिवार कुछ खास हासिल नहीं कर पाएगा। हमें न सिर्फ मांस की कमी खलेगी, बल्कि शायद किनारे से सूप भी नसीब नहीं होगा, बूढ़े मास्टर आन ने निराश होकर कहा। कियान परिवार पहले से ही एक भारी बोझ था और अब दक्षिणी शहर में 2 और बड़े पैमाने पर रिफाइनरी शॉप और अल्केमिस्ट का व्यवसाय स्थापित होने के बाद एन परिवार किसी भी संभावना के बारे में भूल सकता था। ये ठीक ही है, एन योंगलू ने कुछ राहत महसूस की, चूंकि हम वैसे भी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, इसलिए हम आध्यात्मिक भोजन भवन के व्यवसाय को चलाने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अपने बेटे की महत्वाकांक्षा की कमी से निराश बूढ़े मास्टर अन ने उसकी ओर देखा, क्या तुम सचमुच जीवन भर दूसरों की दया पर, बिना किसी संभावना के एक खाद्य भवन चलाने से संतुष्ट हो सकते हो? कम से कम ये गुजारा करने के लिए पर्याप्त है, एन योंगलू ने धीरे से कहा। उनका व्यवहार लगभग चिल्ला रहा था, कोई महत्वाकांक्षा नहीं। बूढ़े मास्टर अन को थकान महसूस हुई। उनका बेटा ऊपरी तौर पर काफी सभ्य लगता था और उसमें एक गृहस्थ का भाव था, फिर भी समस्याओं का सामना करते हुए वह महत्वाकांक्षा के बिना केवल आगे बढ़ने के बारे में ही सोचता था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उनके शिष्य शियाओफू की भी कोई ऊंची आकांक्षाएं नहीं थी। बूढ़े मास्टर अन अब उसे और अधिक उपदेश देने में असमर्थ थे। एन योंगलू चुपचाप अपनी चाय की चुस्कियां लेता रहा, लेकिन अचानक उसकी नजर रिफाइनरी शॉप की बाहरी दीवार पर पड़ी और वह चिल्लाया, पिताजी, इस बाहरी दीवार पर प्रयुक्त संरचना अविश्वसनीय रूप से परिष्कृत प्रतीत होती है। बूढ़े मास्टर अन ने उसकी ओर देखा, क्या तुम पहचान सकते हो कि यह कौन सी संरचना है? मैं नहीं बता सकता, एन योंगलू ने अपना सिर हिलाया, लेकिन यह असाधारण लगता है। कम से कम हमारे एन परिवार की संपत्ति में इस्तेमाल किए गए संरचनाओं से कहीं बेहतर है। आपको क्या लगता है कि एल्डर यू को वह फॉर्मेशन मास्टर कहाँ मिला? एन योंगलू ने उत्सुकता से पूछा। बूढ़े मास्टर अन कुछ नहीं बोले, उनका दिल धड़क रहा था। उन्हें एक आभास तो था, पर फिर भी यकीन करने की हिम्मत नहीं हुई। अपने पिता की प्रतिक्रिया देखकर एन योंगलू ने पूछा, पिताजी, क्या आप कुछ जानते हैं? बूढ़े मास्टर अन भौहें सिकोड़ते हुए कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने धीरे से कहा, क्या तुम्हें वह बच्चा याद है जिसने हमारे परिवार की संरचना को देखा था?
एन योंगलू काफी देर तक स्तब्ध रहा, फिर अविश्वास से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ऐसा नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति एक फॉर्मेशन मास्टर के मामलों के बारे में पूछताछ कर रहा था और एल्डरयू ने मोहुआ को सूचित किया और उसे सतर्क रहने का निर्देश दिया। किसी को भी बुरी नीयत नहीं रखनी चाहिए, लेकिन दूसरों से सावधान रहना आवश्यक है। कुछ सोचने के बाद मोहुआ को लगा कि शक होने की संभावना ज्यादा नहीं है, जब तक कि वह कोई ऐसा व्यक्ति न हो जिसे वह अच्छी तरह जानता हो। एक साधारण साधक के लिए यह मानना नामुमकिन था कि मोहुआ, जो किशोरावस्था में था, एक प्रथम श्रेणी की संरचना बना सकता है। इसके विपरीत मोहुआ श्री जुआंग के बारे में चिंतित था। उसे डर था कि कियान परिवार श्री जुआंग पर शक कर सकता है और वह श्री जुआंग के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। मोहुआ श्री जुआंग से मिलने गए और संक्षेप में स्थिति बताई। ये सुनकर श्री जुआंग मुस्कुराए और बोले, जो आपको ठीक लगे वही करें, मेरी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या कियान परिवार तुम्हें परेशान नहीं करेगा? वे इसे नहीं ढूंढ पाएंगे। अगर वे इसे ढूंढ भी ले तो क्या होगा? मोहुआ अभी भी कुछ चिंतित था। मूल रूप से वहां कुछ भी नहीं था, फिर धूल कहां से आ सकती है? वे इसे ढूंढ नहीं पाएंगे, श्री जुआंग ने उदासीनता से कहा। मोहुआ ने सिर हिलाया, आधा समझते हुए और आधा भ्रमित होते हुए, ये सोचते हुए कि श्री जुआंग के शब्द स्पष्ट और अस्पष्ट थे, वास्तव में यह नहीं जानते हुए कि वह किस बारे में बात कर रहे थे। हालांकि चूंकि श्री जुआंग ने ऐसा कहा था, इसलिए उन्हें विश्वास होना चाहिए, और इस प्रकार मोहुआ को आश्वस्त किया गया। श्री जुआंग अथाह थे और शायद कियान परिवार को गंभीरता से नहीं लेते थे, लेकिन अगर वे परेशानी पैदा करते और श्री जुआंग की शांत साधना में बाधा डालते तो यह अच्छा नहीं होता। आपका संरचनाओं का अध्ययन कैसा चल रहा है? श्री जुआंग ने पूछा। मोहुआ ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, मैंने प्रथम श्रेणी की अग्नि को पिघलाने और स्पिरिट को नियंत्रित करने की यौगिक संरचना तथा प्रथम श्रेणी की लकड़ी को जलाने की यौगिक संरचना सीखी है, और मैंने उनका उपयोग भट्टी पर भी किया है। श्री जुआंग ने स्वीकृति में सिर हिलाया और प्रशंसा करते हुए कहा, शाबाश। मोहुआ मुस्कुराया और फिर पूछा, सज्जन, मुझे आगे कौन सी संरचनाएं सीखनी चाहिए? बस कुछ यौगिक संरचनाएं खोजो और सहजता से सीखो, श्री जुआंग ने सुझाव दिया। तब तक प्रतीक्षा करो जब तक तुम क्यूई शोधन की 7वीं परत तक नहीं पहुंच जाते और अपनी चेतना के सागर में रहस्यमय संरचना को नहीं देख लेते। फिर अपनी अगली योजना बनाओ। ठीक है, मोहुआ ने सिर हिलाया। स्वर ज्ञान जुए में क्यूई शोधन की 7वीं परत पर किस प्रकार की रहस्य संरचना बाधा होगी? मोहुआ को इसका इंतजार भी था और थोड़ी आशंका भी थी। श्री जुआंग को विदाई देने के बाद मोहुआ हमेशा की तरह घर की ओर चल पड़ा, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात एन शियाओफू से हो गई। क्या संयोग है, मोहुआ ने एन जियाओफू को बधाई दी। एन शियाओफू ने परेशान भाव से अपना सिर झुका लिया। ये संयोग नहीं है, मेरे दादा और पिता ने मुझे विशेष रूप से आपके लिए यहाँ इंतजार करने के लिए कहा था। मोहुआ चौंक गया। वे चाहते थे कि मैं नाटक करूं कि मैं गलती से तुमसे टकरा गया हूं और तुम्हारे करीब आ जाऊं। एन शियाओफू ने समझाया, लेकिन तुम इतने होशियार हो कि तुम्हें तुरंत पता चल जाता, इसलिए मैं नाटक करने की जहमत नहीं उठा सकता था। मेरे दादा और पिता ने भी मुझे। एन शियाओफू ने सारी बातें बता दी तथा अपने दादा और पिता द्वारा उसे दिए गए सभी निर्देशों का खुलासा कर दिया, चाहे उन्हें ऐसा कहना चाहिए था या नहीं। मोहुआ को समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। जब एन शियाओफू ने अपनी बात समाप्त की तो उसे बहुत अधिक आराम महसूस हुआ। उसे लगा कि उसने अपना काम पूरा कर लिया है। उसने वो सब कुछ कह दिया था जो उसके दादा और पिता उससे कहलवाना चाहते थे, और उसने वो सब कुछ कर दिया था जो उन्होंने उससे करने को कहा था। यद्यपि विधि उनके द्वारा बताए गए तरीके से थोड़ी भिन्न हो सकती है, फिर भी परिणाम वही रहा। आन शियाओफू ने राहत की सांस ली, मानो उसके कंधों से कोई भार उतर गया हो। ओह, और ये कुछ उपहार हैं जो मेरे दादाजी ने मुझे आपको देने के लिए कहा था। कृपया इन्हें स्वीकार करें, उन्होंने आगे कहा। एन जियाओफू ने एक स्टोरेज बैग सौंपा जिसमें कुछ फॉर्मेशन पुस्तकें, कई फॉर्मेशन पेन और अच्छी मात्रा में आध्यात्मिक स्याही थी। ये वस्तुएं बहुत महंगी नहीं थीं, लेकिन ये स्पष्ट था कि इन्हें चुनने में काफी सोच विचार किया गया था तथा व्यक्तिगत पसंद को ध्यान में रखा गया था। मोहुआ ने मना करने की कोशिश की। एन शियाओफू ने उसे मोहुआ के हाथों में थमा दिया। अगर मैं इसे वापस ले लूंगा तो मेरे दादाजी मुझे दोषी ठहराएंगे। अगर मैं इसे तुम्हें दे दूंगा तो शायद वे मेरी तारीफ करेंगे। वैसे भी इसकी कोई खास कीमत नहीं है, इसलिए इसे ले लो। किसी लाभ से चूकना मूर्खता है। एक पल सोचने के बाद मोहुआ ने सिर हिलाया और कहा, वास्तव में
मूर्ख नहीं बनना चाहते हुए मोहुआ ने उपहार स्वीकार कर लिए और फिर कहा, चलो मैं तुम्हें कुछ खाने को देता हूँ। एन जियाओफू ने अपना हाथ हिलाया, मैं तुम्हें भुगतान कैसे करने दे सकता हूँ? यह कोई परेशानी की बात नहीं है, मोहुआ ने कहा, यह मेरी जिम्मेदारी है। अन शियाओफू को जिज्ञासा हुई और उसने सोचा कि कबीले में वापस जाने में कोई मजा नहीं है, इसलिए उसने बदलाव के लिए मोहुआ के साथ जाने का निर्णय लिया। मोहुआ के पीछे पीछे कई गलियों और कुछ मोड़ों से गुजरते हुए अन शियाओफू को चौराहे पर एक खाने पीने की दुकान दिखाई दी। उसका बोर्ड हवा में लहरा रहा था और खुली जमीन पर साफ सुथरी मेजें और बेंचें रखी हुई थीं। ग्राहक छोटे छोटे समूहों में इकट्ठे हुए, कुछ लोग बड़े चाव से मांस खा रहे थे, अन्य लोग पेय पदार्थ पी रहे थे, गिलास टकरा रहे थे और जीवंत वातावरण में आनंद मना रहे थे। मांस की गंध और शराब की खुशबू हवा के साथ दूर तक फैलती हुई उनकी ओर आ रही थी। यह ऐसा माहौल था जिसे अन शियाओफू ने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। माँ, मोहुआ ने दूर से हाथ हिलाते हुए पुकारा। ये सुनकर लियू रुहुआ मुस्कुराते हुए बाहर आए और जब उसने मोहुआ और उसके बगल में ब्रोकेड में छोटे गोल मटोल लड़के को देखा तो उसने कुछ उलझन के साथ पूछा, ये कौन है? एन जियाओफू ने विनम्रता से झुककर कहा, नमस्ते आंटी, मेरा नाम एन जियाओफू है। एक परिवार। एन जियाओफू ने सिर हिलाया, मेरे पिताजी एन परिवार के मुखिया हैं। लियू रुहुआ को थोड़ा आश्चर्य हुआ और फिर वह मोहुआ की ओर मुड़ी, ये सोचते हुए कि मोहुआ को अन परिवार के युवा स्वामी के बारे में कैसे पता चला। मोहुआ ने कहा, माँ, मैंने जियाओफू को भोजन के लिए आमंत्रित किया है, क्या आप कुछ स्वादिष्ट बना सकती हैं? आपकी उम्र का एक बच्चा किसी को भोजन के लिए आमंत्रित कर रहा है। लियू रुहुआ ने हंसते हुए एन जियाओफू से पूछा, युवा मास्टर एन, आप क्या खाना चाहेंगे? एन जियाओफू ने जल्दी से हाथ से इशारा किया, मुझे बस जियाओफू कहो। मैं ज्यादा नखरेबाज नहीं हूँ, कोई भी चीज अच्छी लगती है। लियू रुहुआ ने सिर हिलाया और कहा, तो फिर तुम दोनों थोड़ी देर खेलो, मैं कुछ खाना बनाती हूँ। इसके बाद मोहुआ अन शियाओफू को एक खुली और उजली मेज पर बैठाने के लिए ले गया। एन जियाओफू ने चारों ओर देखा और कहा, तो यह आपके परिवार का रेस्तरां है? ये सही है, मोहुआ ने गर्व के साथ कहा। रेस्तरां को चालू करने में उनकी बहुत मदद मिली। एन जियाओफू को थोड़ी ईर्ष्या महसूस हुई, ये वास्तव में अच्छा है। मोहुआ हैरान था, क्या आपके आन परिवार के पास आध्यात्मिक भोजन भवन नहीं है? वह जगह तो और भी बड़ी है और ज्यादा प्रभावशाली दिखती है। ये वैसा नहीं है, एन जियाओफू ने एक पल के लिए सोचा और कहा, हालांकि आध्यात्मिक भोजन भवन बड़ा और शांत है, ये हमेशा बहुत शांत लगता है, जिससे भोजन करना कम मजेदार हो जाता है। एन जियाओफू ने अन्य ग्राहकों की ओर देखा। वहां राक्षस शिकारी, कलाकृतियां परिष्कृत करने वाले कीमियागर, स्थानीय छुट्टा किसान, आते जाते फेरी वाले और दूसरी जगहों से आए व्यापारी मौजूद थे। हर कोई अलग अलग था, लेकिन सब एक साथ इकट्ठा होकर खा पी रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। कभी कभी तो अजनबी लोग भी गर्मजोशी से बातचीत करते थे, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते थे और एक दूसरे के लिए सुखद यात्रा की कामना करते थे। ऐसी जीवंत सभा में एक साथ खाना मजेदार है, एन शियाओफू ने कहा। मोहुआ को भी ऐसा ही लगा, फिर बाद में जितना चाहो उतना खा लेना, मेरी माँ का खाना बहुत स्वादिष्ट है। धन्यवाद, अन शियाओफू ने धन्यवाद देते हुए कहा। लेकिन वह सिर्फ विनम्र बन रहा था, मोहुआ के आतिथ्य की सराहना कर रहा था, बिना यह उम्मीद किए कि भोजन में कुछ विशेष होगा। एन परिवार आध्यात्मिक भोजन भवन चलाता था, जहां उन्होंने सभी प्रकार के उच्च गुणवत्ता वाले व्यंजनों का अध्ययन करने और विभिन्न दुर्लभ व्यंजन बनाने के लिए पाक कला विशेषज्ञों को काम पर रखा था। वह वहां हर दिन खाना खाता था, ऐसा कौन सा स्वादिष्ट खाना था जो उसने नहीं चखा था। लेकिन जब लियू रुहुआ ने भोजन परोसा तो अन शियाओफू को पता चला कि वह वास्तव में इससे अपरिचित था। एक निवाला चखने के बाद एन शियाओफू ने पूछा, ये किस प्रकार का मांस है? राक्षस जानवर का मांस, मोहुआ ने चॉपस्टिक से एक निवाला लिया, शायद किसी भेड़ का। अगर यह बिग ब्लैक माउंटेन में होता तो मैं इससे पहचान सकता था, लेकिन अब ये प्लेट में है, मैं बता नहीं सकता। एन जियाओफू आश्चर्यचकित था, राक्षस जानवर के मांस का स्वाद इतना अच्छा हो सकता है। हे, इसकी उम्मीद नहीं थी, है ना? आन शियाओफू ने एक और निवाला लिया और ध्यान से उसका स्वाद लिया। ये मसाले भी अलग हैं। आप मसालों को भी अलग अलग पहचान सकते हैं? मोहुआ ने पूछा। एन जियाओफू ने सिर हिलाया। आप किन लोगों को पहचान सकते हैं? मोहुआ थोड़ा उत्सुक था। हम, एन जियाओफू ने एक पल के लिए सोचा, यहाँ कैसिया पत्ता, सरसों के बीज, बेर, जैदोरी है। एन शियाओफू ने कई व्यंजनों की सूची दी और फिर कहा,
कुछ अन्य व्यंजन भी हैं जिनके स्वाद बहुत अनोखे हैं और जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं चखा है, इसलिए मैं उनका नाम नहीं बता सकता। मोहुआ प्रभावित हुआ, आप सचमुच अद्भुत हैं। इनमें से कुछ मसाले बाजार से खरीदे गए थे, जबकि कुछ मोहुआ ने बिग ब्लैक माउंटेन के बाहर से तोड़े थे। ये मसाले अनोखे थे और इनका बड़े पैमाने पर उत्पादन आसान नहीं था, इसलिए आन शियाओफू के लिए इनके नाम न जानना स्वाभाविक था। लेकिन इतने सारे मसालों का स्वाद लेना पहले से ही काफी प्रभावशाली था। मोहुआ की तारीफ सुनकर एन जियाओफू शर्मा गया। मैं बस बहुत खाता हूं, इसलिए उन्हें चुन सकता हूं, कुछ खास नहीं। मैं तुम्हारी तुलना नहीं कर सकता। मोहुआ एक फॉर्मेशन मास्टर थे और फॉर्मेशन में उनका कौशल इतना उच्च था कि उनके दादाजी को भी यह अविश्वसनीय लगता था। हुआ ने अपना सिर हिलाया और कहा, हर कोई एक उद्देश्य के साथ पैदा होता है, मैं कैसे बेकार हो सकता हूं। एक क्षण के लिए आन शियाओफू हैरान रह गया, इसका क्या उपयोग हो सकता है। मोहुआ ने कुछ देर सोचा, लेकिन वह अपनी बात ठीक से कह नहीं पाया। वह भोजन से संबंधित विशेष बातों के बारे में अनिश्चित था, इसलिए उसने कहा, आपका परिवार एक फूड बिल्डिंग चलाता है और आपको स्वाद की इतनी अच्छी समझ है, तो इसका कोई फायदा कैसे नहीं हो सकता। एन शियाओफू ने आह भरते हुए कहा, हमने फूड बिल्डिंग इसलिए खोली क्योंकि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था। क्या कोई और विकल्प नहीं था? ये देखते हुए कि अभी भी सुबह थी और मांस स्वादिष्ट था और किसी के लिए उससे बात करना दुर्लभ था, एन जियाओफू ने मांस का एक टुकड़ा लिया, अपनी फलों की शराब का घूंट लिया और मोहुआ के साथ बातचीत शुरू कर दी। एन परिवार शुरू में कलाकृतियों के शोधन और कीमिया के व्यवसाय में था, लेकिन हम कियान परिवार के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके। हमारा व्यवसाय विफल हो गया और हम आध्यात्मिक भोजन भवन चलाने के लिए केवल कुछ पैतृक संपत्तियों पर निर्भर रह सकते थे। मेरे दादाजी को फूड बिल्डिंग चलाना पसंद नहीं था। वह अभी भी आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग और कीमिया को जारी रखना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि फूड बिल्डिंग चलाने से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। अल्पविराम, क्या फूड बिल्डिंग चलाना अच्छा नहीं है? मोहुआ ने कुछ उलझन में पूछा। मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे दादाजी को नहीं लगता, अन शियाओफू ने बुदबुदाया, और ताओ साधना की दुनिया में सभी व्यवसायों को अलग अलग श्रेणियों में रखा गया है। एन जियाओफू ने अपनी उंगलियों पर गिनती करते हुए एक एक करके सूची बनाई। सबसे पहले आता है फॉर्मेशन, जिससे सीखना सबसे कठिन है और सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मेशन मास्टर्स जहां भी जाते हैं उन्हें श्रेष्ठ माना जाता है। इसके बाद कीमिया और आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग, साथ ही रून निर्माण, ये सभी अच्छे पेशे माने जाते हैं। आध्यात्मिक भोजन, स्पिरिट प्लांट की खेती, कपड़ा, शिल्पकला, राक्षस शिकार और इसी तरह की अन्य गतिविधियों का लोगों द्वारा वास्तव में सम्मान नहीं किया जाता है। मैं जो कहने जा रहा हूं उससे नाराज मत होइए, एन शियाओफू ने विनम्रतापूर्वक कहा। बड़े कुलों और संप्रदायों के कई साधक सोचते हैं कि आध्यात्मिक भोजन और राक्षस शिकार निम्न वर्ग के काम हैं जो केवल ढीले साधकों के लिए उपयुक्त हैं, और वे अपने दिलों में उनका तिरस्कार करते हैं। मोहुआ समझ गया, लेकिन कुछ असहमत भी हुआ। अगर कोई साधक स्पिरिट प्लांट साधना, आध्यात्मिक भोजन या वस्त्र साधना में संलग्न नहीं है, तो वे क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे? भोजन या वस्त्र के बिना घमंड करने की क्या बात है? एन जियाओफू ने सिर हिलाया, बिल्कुल। आन शियाओफू को खाना बहुत पसंद था और वह खाना सबसे जरूरी चीज समझता था। खाने से जुड़ी हर चीज उसके लिए बहुत मायने रखती थी। लियू रुहुआ ने कई अन्य व्यंजन भी बनाए, जिनमें मॉन्स्टर मीट और पहाड़ों से प्राप्त जंगली सब्जियां शामिल थीं। हालांकि सामग्री एक जैसी थी, लेकिन स्वाद लाजवाब और अनोखा था। अन शियाओफू ने अपने गाल फुलाकर दिल खोलकर खाना खाया और तारीफ करने से खुद को नहीं रोक सका। मोहुआ, तुम्हारी माँ का खाना वाकई बहुत स्वादिष्ट है। मोहुआ उससे भी ज्यादा खुश था जितना कि उसे तारीफ मिलने पर था। बिल्कुल। खाना खत्म करने के बाद उन्होंने एक दूसरे को अलविदा कहा। एन शियाओफू की पीछे हटती आकृति को देखकर मोहुआ सोचने से खुद को रोक नहीं सका। स्वाद की अच्छी समझ का उपयोग किस लिए किया जा सकता है? मील मास्टर बने, फूड बिल्डिंग खोलें। लेकिन एन परिवार ने पहले ही एक आध्यात्मिक भोजन भवन खोल लिया था। मोहुआ के मन में एक अस्पष्ट विचार था, लेकिन उसे इस पर और अधिक गहराई से सोचने की जरूरत थी। कई दिनों की जांच के बाद कियान शुनजी को अंततः कुछ सुराग मिले और वह परिवार के मुखिया कियान होंग को रिपोर्ट करने गई। शहर के दक्षिण में एक नया गुफा निवास बनाया गया है, जिस पर बाय हवेली लिखा है। इसमें एक घूंघटधारी महिला रहती है, जिसके साथ 2 युवा साधक, एक पुरुष और एक महिला, रहते हैं। लेकिन यह निश्चित नहीं है कि वे प्रशिक्षण में कुशल हैं या नहीं।
कियान होंग की आंखों में एक तरह की सावधानी झलक उठी। ये महान परिवारों के भटकते वंशज हैं, हम उन्हें उकसा नहीं सकते और वे उन मॉन्स्टर हंटर्स की मदद करने की जहमत भी नहीं उठाएंगे। और कुछ, कियान शुनजी ने कहा, एक बुजुर्ग साधक वहां से गुजरा, उसके इरादे अस्पष्ट थे और कुछ दिनों बाद तोंगशियान शहर छोड़कर चला गया। कई अधेड़ उम्र के प्रशिक्षण गुरु उस सराय में रुके थे जिनका स्थानीय कुलों से कुछ संबंध था। एक पल सोचने के बाद कियान होंग ने ठंडे स्वर में कहा, यह सही सुराग नहीं है, जाओ और आगे जांच करो। कियान होंग की कुछ अप्रत्याशित प्रतिक्रिया को देखकर कियान शुनजी ने कई फॉर्मेशन आरेख निकाले और उन्हें सौंप दिए। मॉन्स्टर हंटर्स में एक जूनियर फॉर्मेशन मास्टर है, ये फॉर्मेशन उसकी ही रचनाएं हैं। कुछ फॉर्मेशन मास्टर की असली कृतियां हैं जबकि कुछ दूसरों द्वारा बनाई गई रबिंग हैं। कियान होंग ने उन्हें लिया और उन पर नजर डाली, थोड़ा निराश होकर कहा, वे सभी सामान्य संरचनाएं हैं, यहां तक कि प्रथम श्रेणी की भी नहीं। वह भले ही फॉर्मेशन मास्टर न हो और यह न बता सके कि फॉर्मेशन क्या है, लेकिन वह फॉर्मेशन पैटर्न की गणना कर सकता है। परिपक्व ब्रशवर्क के साथ पुरानी और नई इन संरचनाओं में ज्यादातर 5 या 6 संरचना पैटर्न शामिल थे। लगभग 10 वर्ष की आयु के एक युवा साधक के लिए 5 या 6 फॉर्मेशन पैटर्न बनाने में सक्षम होना, जो पहले से ही असाधारण प्रतिभा दर्शाता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसे जूनियर फॉर्मेशन मास्टर कहा जाता था। लेकिन कियान परिवार इस जूनियर फॉर्मेशन मास्टर की तलाश में नहीं था, बल्कि उस रहस्यमय प्रथम श्रेणी के फॉर्मेशन मास्टर की तलाश में था। खोज के लिए और लोगों को भेजो, कियान होंग ने निर्देश दिया। हाँ, कियान शुनजी ने आदरपूर्वक झुककर प्रणाम किया और जाने ही वाला था कि कियान होंग ने उसे वापस बुला लिया। कुछ क्षण विचार करने के बाद कियान होंग ने उसे कई संरचना आरेख सौंपे। इन संरचनाओं को मास्टर कियान के पास ले जाओ और देखो कि क्या मास्टर कियान कोई सुराग ढूंढ पाते हैं। कियान शुनजी ने सम्मानपूर्वक अनुरोध स्वीकार किया और फिर गठन आरेख और उनकी छाप मास्टर कियान को हस्तांतरित कर दी। मास्टर कियान परिवार के पुस्तकालय में फॉर्मेशन मास्टर्स के एक समूह के साथ चर्चा कर रहे थे। इनमें से कुछ फॉर्मेशन मास्टर्स कियान परिवार से थे, कुछ का कियान परिवार के साथ घनिष्ठ संबंध था, और अन्य, हालांकि कियान परिवार से इतने निकट से संबंधित नहीं थे, उन्हें मास्टर कियान के निमंत्रण पर आना पड़ा। टोंगशियान शहर जैसे विशाल स्थान में, जहां फॉर्मेशन मास्टर्स दुर्लभ थे, हर किसी का एक दूसरे के साथ अनिवार्य रूप से कुछ संबंध होगा। टोंगशियान शहर में सबसे प्रमुख और सबसे धनी कबीले के रूप में स्वाभाविक रूप से वे कियान परिवार की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचा सकते थे। प्रथम श्रेणी का फॉर्मेशन मास्टर कोई अज्ञात व्यक्ति नहीं था और संभवतः उसका विभिन्न कुलों से कोई संबंध नहीं था। मास्टर कियान ने टोंगशियान शहर से इन फॉर्मेशन मास्टर्स को ये देखने के लिए आमंत्रित किया कि क्या किसी के पास कोई सुराग है या शायद रहस्यमय फॉर्मेशन मास्टर से कोई संबंध है। यदि वास्तव में कोई संबंध था तो सभी वार्ताएं सुचारू रूप से आगे बढ़ सकती थीं और वे इस संबंध का उपयोग उस फॉर्मेशन मास्टर के साथ संबंध बढ़ाने के लिए कर सकते थे। हालांकि लंबी चर्चा के बाद भी उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। प्रथम श्रेणी के फॉर्मेशन मास्टर मानो हवा से प्रकट हो गए हों और एक भी व्यक्ति को उनके मूल के बारे में पता नहीं था। जब सभी लोग असमंजस में थे, तभी कियान शुनजी ने सेना के साथ प्रवेश किया। मास्टर कियान ने संरचनाएं ली और उन्हें देखने के बाद अपनी भौहें सिकुड़ी और संरचनाओं को अन्य फॉर्मेशन मास्टर्स को जांचने के लिए दे दिया। क्या कोई कुछ देख सकता है? मास्टर कियान ने पूछा। ये संरचनाएं अच्छी तरह से बनाई गई हैं। वे सिद्धांतों की अच्छी समझ दिखाते हैं। ब्रशवर्क बहुत कुशल है, जो एक मजबूत आधार दर्शाता है। ये दुख की बात है कि वे केवल निम्न स्तरीय संरचनाएं हैं, जिनमें केवल 5 या 6 संरचना पैटर्न हैं, उनमें से कुछ भी समझना मुश्किल है। फॉर्मेशन मास्टर्स ने आपस में चर्चा की। अंतिम, एक दुबले पतले चेहरे वाले फॉर्मेशन मास्टर ने सोचा, यदि ये फॉर्मेशन वास्तव में उस जूनियर फॉर्मेशन मास्टर द्वारा तैयार किए गए थे, तो ये जूनियर फॉर्मेशन मास्टर उस प्रथम श्रेणी के फॉर्मेशन मास्टर से संबंधित होना चाहिए। अन्य फॉर्मेशन मास्टर्स ने सहमति में सिर हिलाया। यदि कोई संबंध नहीं होता, तो वह इतनी कम उम्र में इतने अच्छे फॉर्मेशन नहीं बना पाता। जब वे बात कर रहे थे, तो कियान परिवार का एक शिष्य कमरे में आया और आदरपूर्वक बोला, मास्टर लुओ आ गए हैं। मास्टर कियान तुरंत खड़े हो गए और अन्य फॉर्मेशन मास्टर्स भी उठे और दरवाजे पर गए। नवागंतुक को हाथ जोड़कर सलाम किया, मास्टर लुओ, नमस्कार। आगंतुक वास्तव में मास्टर लुओ थे, जो टोंगशियान शहर के कुछ सच्चे प्रथम श्रेणी के फॉर्मेशन मास्टर्स में से एक थे, जिन्हें ताओवादी न्यायालय द्वारा प्रमाणित किया गया था।
तोंगशियान शहर के कुछ अन्य प्रथम श्रेणी के फॉर्मेशन मास्टर्स बूढ़े हो गए थे, एकांत पसंद करते थे और अब सामाजिक रूप से घुलते मिलते नहीं थे। केवल मास्टर लुओ ही कभी कभार दिखाई देते थे। मास्टर लुओ ने एक एक करके अभिवादन का उत्तर दिया, आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं सज्जनों। फिर वह मास्टर कियान की ओर मुड़ा, मास्टर कियान, बहुत समय हो गया आपसे मुलाकात नहीं हुई। मास्टर कियान ने जल्दी से आपत्ति जताई, मेरी हिम्मत नहीं, मेरी हिम्मत नहीं। मैं मास्टर लुओ के सामने मास्टर की उपाधि कैसे धारण कर सकता हूं? मास्टर लुओ हंसे, छोटे भाई कियान, तुम बहुत विनम्र हो। संरचनाओं की तुम्हारी समझ के साथ प्रथम श्रेणी तक पहुंचना बस समय की बात है। मास्टर लुओ ने मुख्य हॉल में प्रवेश किया और सम्मानपूर्वक अपना स्थान ग्रहण किया, जबकि अन्य फॉर्मेशन मास्टर्स ने अपनी स्थिति के अनुसार अपना स्थान ग्रहण किया। कियान परिवार की एक नौकरानी चाय परोसने के लिए आगे आई। मास्टर कियान ने कहा, ये लू फैन की क्लाउड मिस्टी है, पन्ना जैसी कोमल, रंग और सुगंध में लाजवाब। मास्टर लुओ, इसका आनंद लीजिए। मास्टर लुओ की आंखें चमक उठी, उन्होंने प्याले का ढक्कन उठाया और चाय की खुशबू धुंध की तरह फैल गई। एक घूंट चखने के बाद मिठास उनके गले तक पहुंच गई, उनके दिल और जिगर को ताजगी दे गई। उन्होंने सहमति में सिर हिलाया, बहुत बढ़िया चाय। एक बार बैठ जाने और चाय का स्वाद चखने के बाद समूह ने अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया। मास्टर लुओ ने पूछा, मैंने सुना है कि तोंगशियान शहर में एक अज्ञात प्रथम श्रेणी का प्रशिक्षण गुरु है, जिसकी कियान परिवार से किसी प्रकार की दुश्मनी है। छोटे भाई कियान, क्या यही वह बात है जिसके लिए तुम मुझे यहाँ लाए हो? मास्टर कियान ने आह भरी, मास्टर लुओ बहुत समझदार हैं। हम सभी फॉर्मेशन मास्टर्स हैं और हम सभी जानते हैं कि फर्स्ट ग्रेड कितना दुर्लभ है, इसलिए हम दिखावा नहीं करना चाहेंगे और जब तक बिल्कुल जरूरी न हो सबको शर्मिंदा नहीं करेंगे। तो फिर छोटा भाई कियान क्या करने का इरादा रखता है? मास्टर कियान ने कहा, पहले जो भी हुआ हो, मेरा कियान परिवार उससे दोस्ती करने को तैयार है। स्पिरिट स्टोन्स, किसी भी विषय पर बातचीत हो सकती है। अगर यह संभव नहीं है तो हम आशा करते हैं कि वह न तो मेरी मदद करेगा और न ही मेरे कियान परिवार के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा, और हम फिर भी उसके साथ विनम्रता से पेश आएंगे। अगर यह फॉर्मेशन मास्टर सचमुच अनुचित है तो मेरे कियान परिवार के पास उसका मुखौटा फाड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। मास्टर लुओ ने सिर हिलाया, इतनी दूर तक जाने के लिए छोटे भाई कियान ने निश्चित रूप से वह सब कुछ किया है जो कोई कर सकता था। क्या मास्टर कियान को इस फॉर्मेशन मास्टर की पृष्ठभूमि के बारे में कोई जानकारी है? मास्टर कियान ने पूछा। मास्टर लुओ ने अपना सिर हिलाया, मेरा उनसे कभी कोई लेन देन नहीं रहा, न ही मैंने ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में सुना है। मास्टर कियान थोड़ा निराश थे, उन्होंने सोचा था कि चूंकि वह व्यक्ति प्रथम श्रेणी का फॉर्मेशन मास्टर था, इसलिए उसे मास्टर लुओ के साथ कुछ बातचीत करनी चाहिए थी। क्या छोटे भाई कियान के पास कोई सुराग है? मास्टर लुओ ने पूछा। मास्टर कियान ने फिर कुछ जानकारी साझा की जो उन्हें पता थी, जिसमें यह भी शामिल था कि फॉर्मेशन मास्टर ने कई प्रथम श्रेणी की फॉर्मेशन विधियों का प्रयोग किया था और हो सकता है कि उन्होंने एक शिष्य, जिसे जूनियर फॉर्मेशन मास्टर कहा जाता था, ग्रहण किया हो। यह स्पष्ट नहीं था कि वह शिष्य केवल नाम का था या वास्तव में उनके वंश का उत्तराधिकारी था। ये जूनियर फॉर्मेशन मास्टर द्वारा तैयार की गई फॉर्मेशन विधियां हैं। मास्टर कियान ने मास्टर लुओ को निर्माण विधियां सौंप दी। मास्टर लुओ ने उन्हें लिया और एक नज़र डालने के बाद प्रशंसा की, अच्छी तरह से बनाया गया है। क्या मास्टर लुओ देख सकते हैं कि उनका गुरु कौन हो सकता है? एक फॉर्मेशन मास्टर ने पूछा। मास्टर लुओ ने एक पल सोचा, फिर अपना सिर हिलाया, ये सभी मूल पंचतत्व संरचनाएं हैं, इनमें कोई दुर्लभ या संप्रदाय या कुल की विरासत का खुलासा करने वाली कोई चीज नहीं है। ये बताना मुश्किल है। हर कोई कुछ हद तक निराश हो गया और फॉर्मेशन मास्टर की विरासत के बारे में अटकलें लगाने लगा। मास्टर लुओ ने अपने हाथों में संरचना विधियों को ब्राउज करना जारी रखा। जूनियर फॉर्मेशन मास्टर, मुझे आश्चर्य है कि उनकी उम्र कितनी है। फॉर्मेशन पैटर्न में उनकी प्रतिभा वाकई अद्भुत है। जैसे ही उसने किताब पलटी, उसकी भौहें सिकुड़ गईं, मानो वह कुछ सोच रहा हो। एक पल बाद उसने अपनी उंगली चाय के पानी में डुबोई और मेज पर कुछ बनाया। चाय के पानी ने लाल रंग की मेज पर सरल संरचना पैटर्न का रेखाचित्र बनाया। मास्टर लुओ ने कई बार चित्र बनाए, उनकी अभिव्यक्ति और भी गंभीर होती गई, यहां तक कि अविश्वासपूर्ण भी लगने लगी। ये देखकर मास्टर कियान ने पूछा, मास्टर लुओ, क्या आपने कुछ खोज की है? मास्टर लुओ झिझके, फिर बोले, ये कुछ भी नहीं है। लेकिन मास्टर लुओ अभी भी हैरान दिखे और उन्होंने चाय के पानी से मेज पर कई बार संरचना पैटर्न बनाया,
और अंत में धीरे से पूछा, क्या ये फॉर्मेशन विधियां वास्तव में उस जूनियर फॉर्मेशन मास्टर द्वारा तैयार की गई हैं? मास्टर कियान ने देखा कि मास्टर लुओ ने फॉर्मेशन विधियों का एक ढेर पकड़ा हुआ था, जिसमें सबसे ऊपर वाला एक कोल्ड एयर फॉर्मेशन था। ये कोल्ड एयर फॉर्मेशन एक प्रामाणिक विधि थी, किसी और चीज से नहीं, और लिखावट बिल्कुल ताज़ा थी, शायद हाल ही में बनाई गई होगी। चूंकि यह कोल्ड एयर फॉर्मेशन थी, इसलिए जहां भी इसे बनाया गया होगा, संभवतः तापमान कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया होगा। मास्टर कियान ने सिर हिलाया, वास्तव में वे जूनियर फॉर्मेशन मास्टर द्वारा तैयार किए गए थे। मास्टर लुओ ने अपनी उंगली से मेज को थपथपाया, एक पल के लिए विचार किया और फिर कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो जिसने ये फॉर्मेशन विधि बनाई है वह एक प्रथम श्रेणी का फॉर्मेशन मास्टर है। सभी फॉर्मेशन मास्टर्स आश्चर्यचकित हो गए और एक दूसरे को असमंजस में देखने लगे। शीत वायु संरचना कोई प्रथम श्रेणी की विधि नहीं है, भाई लुओ, आप ऐसा क्यों कहते हैं? मास्टर कियान ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। हालांकि कोल्ड एयर फॉर्मेशन कोई प्रथम श्रेणी की विधि नहीं है, फिर भी इन फॉर्मेशन पैटर्न पर गौर करें। फॉर्मेशन पिवट के आधार पर ये सभी जरूरी चीजें एक ही स्ट्रोक में शुरू से अंत तक रेखांकित कर देते हैं, और फिर भी अतिरिक्त प्रयास की जरूरत होती है। इससे पता चलता है कि व्यक्ति फॉर्मेशन पिवट को बहुत गहराई से समझता है, और उसकी दिव्य भावना भी बहुत प्रबल है, इसलिए स्ट्रोक आसानी से किए जा सकते हैं। मास्टर लुओ ने मेज पर पड़े पानी के धब्बों की ओर इशारा करते हुए कहा, मैंने इसी विधि से कई बार ठंडी हवा की संरचना बनाने की कोशिश की। पूरा करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि इसमें बहुत ज्यादा दिव्य इंद्रियों की जरूरत होती है, जो कोई प्रथम श्रेणी का संरचना गुरु नहीं है, वह इसे नहीं बना सकता। ये सुनकर मास्टर कियान ने तुरंत कागज और कलम निकाला और कोल्ड एयर फॉर्मेशन की स्ट्रोक विधि की नकल की। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। इस विधि का पालन करते हुए, संरचना पिवट को ढांचे के रूप में उपयोग करते हुए, एक ही झटके में संरचना पैटर्न को कैप्चर करना विधि उल्लेखनीय रूप से तेज थी, लेकिन इसमें दिव्य संवेदना की भी जबरदस्त मात्रा खर्च हुई। कोई भी फॉर्मेशन मास्टर जो इसे बना सकता था, यदि प्रथम श्रेणी का नहीं, तो वह कम से कम इससे आधा कदम दूर था, क्योंकि उसकी दिव्य इंद्रिय इतनी प्रबल थी कि वह 9 फॉर्मेशन पैटर्न बना सकता था। अन्य फॉर्मेशन मास्टर्स ने भी इसमें अपना हाथ आजमाया और कोल्ड एयर फॉर्मेशन बनाया। कुछ लोग इसे बड़ी मुश्किल से पूरा कर पाए, कुछ स्ट्रोक से असफल रहे, उनकी दिव्य इंद्रियां इसे संभाल नहीं पाईं, और कुछ लोग इसका केवल आधा ही चित्र बना पाए। हर किसी के चेहरे पर घोर अविश्वास झलक रहा था। क्या इसका मतलब यह है कि जूनियर फॉर्मेशन मास्टर वास्तव में प्रथम श्रेणी का फॉर्मेशन मास्टर है? ये तो बिल्कुल बेतुका है। प्रशिक्षण बच्चों का खेल नहीं है। इतनी कम उम्र में इस मुकाम तक पहुंचना, यह इतना आसान नहीं है। फॉर्मेशन मास्टर्स आपस में बातें कर रहे थे। मास्टर लुओ ने हल्की खांसी की और शोर शांत हो गया। सभी लोग उनकी ओर देखने लगे। साधना की दुनिया अनगिनत प्रतिभाओं से भरी है। किसी भी युवा के लिए प्रथम श्रेणी के गुरु के स्तर तक पहुंचना असंभव नहीं है। बस हम अपने सीमित दायरे में सीमित हैं और व्यापक अनुभव का अभाव है, मास्टर लुओ ने कहा। यह सुनकर सभी ने गहरी सांस ली। भीड़ के हाव भाव बदलते देख मास्टर लुओ ने कहा, और हाँ, ये तो बस अटकलें हैं। सच्चाई की पुष्टि अभी बाकी है। मास्टर कियान ने यह भी कहा, वास्तव में हमें इस मामले की गहन जांच करने की आवश्यकता है। यद्यपि उसने ये कहा, फिर भी उसे लगा कि मास्टर लुओ के शब्दों में कुछ सच्चाई हो सकती है। जूनियर फॉर्मेशन मास्टर संभवतः प्रथम श्रेणी का फॉर्मेशन बना सकता है। संरचना पैटर्न में चित्रण, सरलता और एकाग्रता का ये स्तर, हालांकि सरल प्रतीत होता है, वास्तव में व्यक्ति की नींव को प्रदर्शित करता है, और कम से कम वह स्वयं किसी और के काम की नकल किए बिना इसे नहीं बना सकता था, भले ही वह लगभग प्रथम श्रेणी का संरचना मास्टर था। भीड़ एक बार फिर बड़बड़ाने लगी, जबकि मास्टर लुओ एक तरफ बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहे थे। जैसा कि उन्होंने कहा था, साधना जगत असीम है, जिसमें सभी प्रकार की प्रतिभाएं मौजूद हैं। ढीले कृषकों और कुलों के बीच एक चौंका देने वाली असमानता है, और इसी तरह छोटे परिवारों को महान कुलों से अलग करने वाली एक विशाल खाई है। किसी छोटे स्थान पर जो चीज प्रतिभाशाली मानी जाती है, वह स्थानीय स्तर पर आश्चर्यजनक हो सकती है, लेकिन संपूर्ण खेती की दुनिया में केवल स्वीकार्य ही हो सकती है। इसके अलावा, यदि ऐसा कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति होगी, तो उससे इसका क्या संबंध है? मास्टर लुओ बहुत शांत थे। वैसे इस जूनियर फॉर्मेशन मास्टर का नाम क्या है? मास्टर लुओ को अचानक याद आया और उन्होंने पूछा।
मास्टर कियान ने जवाब दिया, मुझे पूरा नाम नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि उसका पारिवारिक नाम मो है। उपनाम मो हो। मास्टर लुओ ने सिर हिलाया। मो, स्याही के बिना फॉर्मेशन पैटर्न पूरा नहीं हो सकता, ये वास्तव में एक फॉर्मेशन मास्टर के लिए एक उपयुक्त उपनाम है। मास्टर लुओ ने चाय की चुस्की ली, जैसे ही चेतना के सागर से पुरानी यादें अचानक उभर आईं। मो नाम कुछ जाना पहचाना सा लगता है। उन्हें 2 वर्ष पहले का वह दिन याद आया जब प्रशिक्षक यान ने उनसे एक छात्र को शिष्य के रूप में लेने के लिए कहा था। प्रशिक्षक यान ने फिर क्या कहा था? कुछ देर सोचने के बाद मास्टर लुओ को प्रशिक्षक यान की लाचारी और विनती भरे शब्द याद आ गए। छोटा मुंह हुआ जवान है, लेकिन समझदार और मेहनती है। वह फॉर्मेशंस में बेहद प्रतिभाशाली है और भाई लुओ के मार्गदर्शन में फॉर्मेशंस में उसकी संभावनाएं निश्चित रूप से असीम होंगी। मास्टर लुओ का दिल धड़क उठा। यह कोई संयोग नहीं हो सकता। मास्टर लुओ ने खुद को आश्वस्त किया कि यह एक सामान्य उपनाम हो सकता है, दुनिया में इतने सारे संयोग नहीं हो सकते। लेकिन उन दोनों का उपनाम मो था, दोनों ने फॉर्मेशन का अध्ययन किया था और दोनों अत्यधिक प्रतिभाशाली थे। मास्टर लुओ ने गहरी सांस ली और अपनी भावनाओं को शांत किया। भले ही वह एक ही व्यक्ति था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, ये सिर्फ फॉर्मेशन में असाधारण प्रतिभा थी। बस एक किशोर प्रथम श्रेणी का फॉर्मेशन मास्टर, इससे अधिक कुछ नहीं। मैं लुओ इसका अफसोस नहीं करूंगा। मास्टर लुओ ने चाय का एक और घूंट लिया और पाया कि मूल मीठा स्वाद उनके मुंह में कड़वा हो गया था। मॉन्स्टर हंटर्स के बीच जूनियर फॉर्मेशन मास्टर प्रथम श्रेणी का फॉर्मेशन मास्टर था। इस निर्देश का पालन करते हुए कियान होंग ने कियान शुंजी को आगे की जांच करने का आदेश दिया। कुछ दिनों बाद उन्हें एक सुराग मिला। कियान शुंजी को मोहुआ का नाम, पता, माता पिता और अन्य जानकारी के साथ साथ मोहुआ का चित्र भी मिला। अब ये चित्र कियान होंग के सामने रखा गया। इसमें 11 या 12 वर्ष की आयु के एक बालक को दर्शाया गया था, जिसका चेहरा नाजुक और सुंदर था, आंखें पानी की तरह साफ थीं, तथा मुस्कान सुबह की चमक जैसी थी। इसे देखते ही कियान होंग को आश्चर्य और भय दोनों महसूस हुए। वह इस बात से आश्चर्यचकित थे कि इतनी कम उम्र में लड़के में प्रथम श्रेणी के फॉर्मेशन मास्टर की क्षमताएं थीं, और उन्हें डर था कि अगर बच्चे को बड़ा होने दिया गया और फॉर्मेशन तकनीकों में आगे बढ़ने दिया गया, तो उनके कियान परिवार के पास खड़े होने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। ताओ साधना की दुनिया में संरचनाएं सबसे व्यापक रूप से लागू की गईं और उनका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। अब जबकि मोहुआ केवल प्रथम श्रेणी के प्रशिक्षण ही स्थापित कर सकता था और उनका कियान परिवार पहले से ही इससे जूझ रहा था। अगर भविष्य में उसे दूसरी कक्षा में जाना पड़ा तो उसे व्यक्तिगत रूप से कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका एक शब्द भी उनके कियान परिवार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा। कियान होंग के मन में हत्या का इरादा जाग उठा। मास्टर कियान अभी भी पहले बातचीत करना चाहते थे और उन्होंने कियान होंग को जल्दबाजी में काम न करने के लिए राजी किया। यदि किशोरावस्था में ही प्रथम श्रेणी का फॉर्मेशन मास्टर मर जाए तो ये बहुत दुख की बात होगी। मास्टर कियान को संरचनाओं का अध्ययन करने और एक संरचना मास्टर बनने की कठिनाई का पता था, इसलिए उन्होंने कियान होंग को बहुत निर्दयी होने की सिफारिश नहीं की। इस पर विचार करने के बाद कियान होंग ने कहा, मास्टर कियान की बातें उचित हैं। मैं उन पर गंभीरता से विचार करूंगा। मास्टर कियान ने सहमति में सिर हिलाया और राहत की सांस ली। मास्टर कियान को विदा करने के बाद कियान होंग ने पलटकर तुरंत कियान शुंजी को निर्देश दिया, कियान कबीले से कुछ क्यूई रिफाइनिंग नौवें स्तर के शिष्यों को ढूंढो और उस जूनियर फॉर्मेशन मास्टर को मारने का तरीका ढूंढो। कियान शुंजी कुछ आश्चर्यचकित थी, मास्टर कियान के बारे में क्या? मास्टर कियान संरचनाओं के प्रति समर्पित हैं और इन मामलों को नहीं समझते हैं। कियान होंग की आंखें ठंडी हो गईं और वह आगे बोला, मोहुआ एक ढीले साधकों के परिवार से है। उसके पिता एक राक्षस शिकारी हैं और उसके सभी रिश्तेदार और दोस्त भी ढीले साधक हैं। यू चांगलिन उसका बहुत सम्मान करता है और हमारे कियान कबीले के साथ उसका मेलजोल बिल्कुल नामुमकिन है। कियान शुंजी ने सहमति में अपना सिर झुकाया और फिर कहा, अगर ताओवादी न्यायालय को पता चल गया, अगर ताओवादी अदालत जांच करती है, तो मैं आपकी रक्षा करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया, तो भी एक प्रथम श्रेणी के प्रशिक्षण गुरु की जान के बदले कुछ जाने लेना एक लाभदायक सौदा है। कियान होंग ने कियान शुंजी की ओर देखा और कहा, व्यक्तिगत रूप से कार्य न करें। दूसरों को करने दें और दोष उन्हें ही भुगतने दें। मैं आपकी कद्र करता हूं, इसलिए खुद पर आंच न आने दें। सुनिश्चित करें कि आपके कार्य साफ सुथरे और अगोचर हों। कियान शुंजी के दिल में एक ठंडक दौड़ गई।
अंततः उसे समझ में आ गया कि कियान होन परिवार का मुखिया क्यों बना था। ऐसा निर्दयी हृदय और चालाक तरीके सीखने लायक थे। कियान शुंजी ने आदरपूर्वक आदेश स्वीकार कर लिया और फिर कियान होन के निर्देशों का पालन करते हुए उसने कुल में कुछ अज्ञात शोधन 9वें स्तर के साधकों को ढूंढ निकाला। उसने उन्हें बताया कि कुल प्रधान ने उन्हें किसी की हत्या करने का आदेश दिया है और सफल होने पर उन्हें एक वैध संतान का पद देने का वादा किया है। यदि दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो जाती है तो परिवार का मुखिया उनके बच्चों को उदार मुआवजा भी प्रदान करेगा। धन प्राप्ति के लिए खतरा मोल लेते हुए भी किसी भी किसान ने मना नहीं किया। वे लोग गुजरते हुए व्यापारियों की वेशभूषा में साउथ मेन स्ट्रीट पर एक चाय घर में बैठे चाय पी रहे थे और कहानियां सुन रहे थे, साथ ही मोहुआ पर नजर रख रहे थे। मोहुआ को घर जाने के लिए यही रास्ता अपनाना था। वे अच्छी तरह से तैयार थे, प्रत्येक के पास महंगे ताबीज थे तथा वे भविष्य में आने वाली परेशानियों को खत्म करने के लिए एक ही झटके में हत्या करने पर आमादा थे। कियान शुंजी चाय पीने का नाटक करते हुए दूर बैठ गया, लेकिन उसकी परिधीय दृष्टि चौराहे पर नजर रखे हुए थी। वह अपने मन में बने चित्र के आधार पर मोहुआ की आकृति ढूंढ रहा था। जल्द ही उन्होंने गुलाबी होठों और सफेद दांतों वाले एक युवा किसान को एक भंडारण बैग लेकर चौराहे पर आते देखा। यह मोहुआ था। कियान शुंजी ने दूसरों को संकेत देने के लिए खांसा। कियान परिवार के साधक हमेशा की तरह खा पी रहे थे या कथा सुन रहे थे। फिर भी वे सभी अभिनय की तैयारी कर रहे थे। कुछ चाकुओं को छू रहे थे, कुछ तलवारें थामे हुए थे और कुछ अपने वस्त्रों में हाथ डालकर अपने रूनों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार थे। उनका भेष उत्कृष्ट था, उन्होंने कुछ भी असामान्य नहीं बताया। मोहुआ के निकट आने पर वे तुरंत हमला करने की योजना बना रहे थे और फिर तुरंत घटनास्थल से भाग गए। लेकिन जैसे ही मोहुआ चल रहा था, वह अचानक रुक गया। उसकी नजरें उलझन से टी हाउस की ओर देखने लगीं। उसने कियान शुंजी और बाकियों को देख लिया था। क्या ये लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं? मोहुआ एक पल के लिए चौंक गया। उनकी दिव्य दृष्टि में साधकों की आध्यात्मिक शक्ति पहले से ही गतिशील थी, जो इस बात का संकेत था कि वे अपना कदम उठाने वाले थे। बैकवोट। इसके अलावा उसके प्रकट होने के बाद से ही इन लोगों की दिव्य इंद्रियां स्पष्ट द्वेष के साथ चुपके से उसकी जांच कर रही थीं। वे सभी क्यूई शोधन के 9वें स्तर पर थे, दिव्य भावना में मोहुआ से कहीं अधिक कमजोर थे, जिन्होंने उनके प्रयासों को दिन के उजाले के समान स्पष्ट माना। क्या करें? मोहुआ ने अपने स्टोरेज बैग में हाथ डाला और कई संरचनाओं को छुआ, उन्हें चुपके से बाहर निकाला और अपनी आस्तीन में भर लिया। उन्होंने सबसे पहले फॉर्मेशन तैयार किया। यदि वह बच निकलने में समर्थ होता तो वह पहले ऐसा करता, यदि नहीं तो वह संरचनाओं को गिराने और उन पर हमला करने का अवसर ढूंढता। प्रथम श्रेणी की पृथ्वी अग्नि संरचना भले ही उन्हें मार न सके, कम से कम अस्थायी रूप से उन्हें रोक देगी। इसके बाद जल मार्ग के सोपान पर भरोसा करते हुए मोहुआ किसी भी हालत में भाग सकता था। वह अब केवल क्यूई शोधन के 6ठे स्तर पर था और क्यूई शोधन के 9वें स्तर पर इन शरीर साधकों के साथ उलझना बहुत बुद्धिमानी नहीं थी, ये बच निकलने के लिए पर्याप्त होगा। अपना मन बनाकर मोहुआ जाने के लिए मुड़ा। कियान शुंजी और अन्य लोगों को भी कुछ गड़बड़ का आभास हुआ। ऐसा लग रहा था कि उनके इरादे किसी तरह पता चल गए हैं। बिना देरी किए वे भी बलपूर्वक कार्रवाई करने के लिए तैयार हो गए। अचानक 2 बड़े हाथों ने कियान शुंजी के कंधों पर दबाव डाला और उसे वापस उसकी सीट पर धकेल दिया। कियान शुंजी ने ऊपर देखा तो क्यूई रिफाइनिंग 9वें स्तर पर एक अपरिचित मॉन्स्टर हंटर दिखाई दिया, जिसकी आभा बहुत मजबूत थी। उसने चारों ओर देखा और पाया कि उसके साथी भी बंधे हुए थे तथा कई अन्य राक्षस शिकारी उन्हें घेरे हुए थे। तुमने मेरा सामान चुरा लिया, राक्षस शिकारी ने कहा। कियान शुंजी की पलकें झपक गईं और उसने इनकार करते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं चुराया। नहीं, तुमने किया। कियान शुंजी ने उपहास किया, मैंने तुमसे क्या चुराया? ओह, मेरी गलती, मॉन्स्टर हंटर ने कहा, तुम मुझसे मेरी चीजें लूटना चाहते थे। आप पर। इससे पहले कि कियान शुंजी अपनी बात पूरी कर पाता, मॉन्स्टर हंटर ने उसके पेट में घूंसा मार दिया। पीड़ा की एक लहर उसके अंदर दौड़ गई और यह जानते हुए कि उनका पर्दाफाश हो गया है, कियान शुंजी ने दर्द सहते हुए अपना चाकू निकाला और मॉन्स्टर हंटर पर वार कर दिया। अन्य कियान परिवार साधक भी तुरंत कार्रवाई में जुट गए। राक्षस शिकारी और कियान परिवार साधक आपस में भिड़ गए। रक्त क्यूई बढ़ गई, आध्यात्मिक शक्ति घूम रही थी। एक क्षण के लिए दृश्य अराजक हो गया, लेकिन लगभग 20 राउंड की झड़प के बाद मॉन्स्टर हंटर्स, जो संख्या में उनसे अधिक थे, ने कियान शुंजी के पूरे दल को जमीन पर गिरा दिया और उन्हें रस्सियों से बांध दिया। मोहुआ अचंभित रह गया, फिर उसे एहसास हुआ।
ये साउथ मेन स्ट्रीट था, मॉन्स्टर हंटर्स का क्षेत्र, प्रभावी रूप से उनका क्षेत्र। सड़क परिचित राक्षस शिकारियों से भरी हुई थी। मोहुआ को अचानक अपनी रीढ़ की हड्डी में अकड़न महसूस हुई। यदि कियान परिवार मुसीबत की तलाश में आता तो स्वाभाविक रूप से मॉन्स्टर हंटर्स के चाचा और बुजुर्ग उनसे निपटते। उसे न तो दौड़ने की जरूरत थी और न ही उसे कोई फॉर्मेशन बर्बाद करने की जरूरत थी। उन्हें बंधा हुआ देखकर मोहुआ पास आया और एक नजर डाली, फिर पूछा, चाचा झाओ, हमें इन लोगों के साथ क्या करना चाहिए? प्रमुख मॉन्स्टर हंटर कोई और नहीं बल्कि ओल्ड झाओ था। इससे पहले बूढ़े झाओ को कियान परिवार द्वारा पीछा किया गया था और उसे चट्टान की एक शाखा पर लटका कर जिंदा छोड़ दिया गया था। यह मोहुआ ही था जिसने उसे ढूंढ निकाला और उसे बचाया। बूढ़ा झाओ गंभीर रूप से घायल हो गया था और कुछ समय से ठीक हो रहा था। अब उसके घाव लगभग ठीक हो चुके थे। बूढ़े झाओ ने मोहुआ की ओर मुस्कुराते हुए कहा, पहले उन्हें पीटे, फिर उन पर हत्या के प्रयास का आरोप लगाते हुए ताओवादी न्यायालय में भेजें। मोहुआ ने सिर हिलाया। उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की थी। धन्यवाद अंकल झाओ। इसमें शुक्रिया अदा करने की क्या बात है? बूढ़े झाओ ने हंसते हुए कहा, अगर शुक्रिया अदा करने की बात हो रही है तो मुझे ही तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर तुम वहां न होते तो शायद मैं जिंदा भी न बचता। मोहुआ ने हंसते हुए कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं थी, इसके लिए धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं थी। बूढ़े झाओ ने कियान परिवार के साधकों के भंडारण बैगों को खंगाला और कुछ जैद तावीज निकाले। उन्हें मोहुआ की ओर फेंकते हुए कहा, ये रून्स ले लो और इनसे कुछ मजा करो।